ये रहे आपके लिए साइकोलॉजी के वन शॉट, जहां पर मैं पूरी तरीके से आपको चैप्टर समराइज कर दूंगा। तो आज जो हमारे पास चैप्टर आने वाला है वो है चैप्टर सेकंड। अब तुम्हारा सवाल आ सकता है कि भैया चैप्टर 1 कहां है? तो चैप्टर 1 ऑलरेडी इसी चैनल पर मैंने लाइव पढ़ाया है और कंप्लीट 2-3 घंटे का आपका लेक्चर है, वो आराम से जाकर आप देखिएगा, तसल्ली के साथ आपकी वो लेक्चर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्या होता है, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, कितने तरीके के डेटा होते हैं, कैसे कैसे आपका डेटा एनालाइज करते हैं, मेथड इन साइकोलॉजी, डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। साइकोलॉजी वाले आ गए, ओए क्या हाल चाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही बेहतरीन से वन शॉट लेक्चर्स के साथ, ताकि अब आपकी डिमांड कहीं भी पीछे ना रह जाए। आप जो भी मांगते हो वो सारी डिमांड्स आपकी आती जा रही है धीरे धीरे कर। और ये रहे आपके लिए साइकोलॉजी के वन शॉट, जहां पर मैं पूरी तरीके से आपको चैप्टर समराइज कर दूंगा। हम बहुत ही इन डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि इन डिटेल अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पर आपका बिल्कुल बोरिंग से हो जाएं। हम चैप्टर को बहुत अच्छे से कंसाइज करेंगे, कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं आपके लिए चैप्टर के अंदर। और आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, कैसा मजा आ रहा है आपको, जरा मुझे बताते हुए चलिएगा। तो आज जो हमारे पास चैप्टर आने वाला है वो है चैप्टर सेकंड। अब तुम्हारा सवाल आ सकता है कि भैया चैप्टर 1 कहां है? तो चैप्टर 1 ऑलरेडी इसी चैनल पर मैंने लाइव पढ़ाया है और कंप्लीट 2-3 घंटे का आपका लेक्चर है, वो आराम से जाकर आप देखिएगा, तसल्ली के साथ आपकी वो लेक्चर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको चैप्टर के अंदर बहुत सारे आपका चीजें मिलने वाली हैं। जैसे सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्या होता है, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, कितने तरीके के डेटा होते हैं, कैसे कैसे आपका डेटा एनालाइज करते हैं, मेथड इन साइकोलॉजी, डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि साइकोलॉजी क्या बता रहा है, क्या साइकोलॉजी से आपका चीजें आ रही हैं, वो सारी चीजें आपको जो है ध्यान से सुननी है। देखो, बिल्कुल एकदम तसल्ली के साथ अगर देखोगे आप तो ध्यान से देखना। साइकोलॉजी सीक टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस यूजिंग साइंटिफिक मेथड। अब हो सकता है कि आप एक टेस्ट डेवलप कर लें, ऐसा हो सकता है कि आप एक टेस्ट डेवलप कर लें खुद का और उसमें कई सारे लोगों के ऊपर वो टेस्ट करें और उससे कोई डेटा कलेक्शन करें। अब उसी डेटा कलेक्शन से आप इंसान के बिहेवियर के बारे में पता लगाना चाहते हो, आप इंसान के मेंटल प्रोसेस के बारे में पता लगाना चाहते हो, आप इंसान के एक्सपीरियंसेस के बारे में पता लगाना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब भी मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा तो साइकोलॉजी क्या समझना चाहता है, इंसान के एक्सपीरियंस कैसे हैं, उसके साथ साथ इंसान का बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस कैसा है, ये दोनों चीजें आपको जो है बेसिकली समझनी पड़ेंगी। बट इनको कैसे समझेंगे? साइंटिफिक मेथड के थ्रू। टू डू दिस साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब, predict, explain and sometimes influence behavior through systematic and organized studies. Because human behavior is very complex, single method is sufficient enough to study it. अब यहां पर ये लिखा है कि नो सिंगल मेथड, तो आप सिंगल मेथड पर मत जाइएगा। अगर मैं कभी भी कोशिश करूं कि मैं किसी एक तरीके से आपके पूरे बिहेवियर को एनालाइज कर लूंगा, प्रिडिक्ट कर लूंगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसकी पॉसिबिलिटी आपकी बहुत पीछे रह जाएंगी। आपको करना क्या होता है, आप बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट डेवलप करते हैं। आपने एक टेस्ट डेवलप किया, आपने दूसरा टेस्ट डेवलप किया और उनके समराइजेशन से आप इंसान के बिहेवियर के बारे में पता लगाना चाहते हैं। तो अगर कभी भी कोई पूछे कि क्या कोई एक सिंगल टेस्ट इंसान के बिहेवियर के बारे में पता लगा सकता है, तो आंसर इज नो। कोई भी एक सिंगल टेस्ट आपका कभी भी सही नहीं हो सकता, ना ही हम उसको प्रिडिक्ट करने के लिए आपका कोई चीज बता सकते हैं। तो आप अगर इंसान के बिहेवियर को देखेंगे तो वो वैसे भी कॉम्प्लेक्स रहता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे समझा देता हूं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, क्या तुम्हें आज तक समझ में आया है कि उनका नेचर कैसा है? क्या तुम्हें आज तक समझ में आया कि उनका नेचर कैसा है? उनका नेचर कॉम्प्लेक्स ही रहता है। तुम देख लो ना भाई, अगर तुमको आपका देखना है तो। अगर तुम चॉकलेट लेकर जाओगे तो मोमोज पसंद है, और अगर तुम मोमोज लेकर जाओगे तो मोमोज की चटनी पसंद है, और अगर तुमने मोमोज और चॉकलेट दोनों खिला दी तो आज सूप पीने का मन है, और अगर सूप भी पिला दिया तो आज भाई आपका मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पर जिंदा हूं, और अगर ये सब कुछ भी आपका तुमने मना लिया तो आज किसी और बात पे गुस्सा है। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप बेसिकली इंसान के नेचर को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, आप बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर में हैं। हाँ, बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे तब जाकर आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें कई सारे मेथड होते हैं, जैसे आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम में से हर इंसान
हमारी जो मोहल्ले वाली आंटी होती है, मोहल्ले वाली आंटी क्या कर रही होती है, इंसान को ऑब्जर्व कर रही होती है। तुम भी डेली चलते हुए 4 लोगों को ऑब्जर्व करते हुए जाते हो। फिर एक्सपेरिमेंट मेथड होता है, उसके थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। सर्वे मेथड भी आप यूज कर सकते हो, सर्वे के थ्रू आपका बेसिकली इंसान के बिहेवियर को समझने की कोशिश की जाती है। तो ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, कोरिलेशन स्टडीज हो गई, उसके बाद सर्वे हो गए, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए। ये सारी चीजें मिलाकर आपको एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बेसिकली साइकोलॉजी के कुछ गोल्स बताऊं, या गोल, प्राइमरी गोल्स क्या हैं हमारे, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हमारा सबसे पहला जो प्राइमरी गोल है, इसको याद रखिएगा, हमारा प्राइमरी गोल जो है वो इज टू डिस्क्राइब बिहेवियर एक्यूरेटली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर मैं किसी भी इंसान के आपका जो है बेसिकली बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर देता हूं, तो बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना क्यों जरूरी है, ताकि मैं इंसान के अलग अलग तरीके से, कि इंसान इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा, एक और सिचुएशन में डाल दूंगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, तीसरी सिचुएशन दूंगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, तो उसको हमें और उसके बिहेवियर को आसान बनाने के लिए हमारा सबसे पहला प्राइमरी गोल है ये, कि हमें बेसिकली इंसान के एक्यूरेट बिहेवियर को समझना है और उससे अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ानी है। इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी बिहेवियर आर डिस्टिंग्विश्ड थ्रू डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शंस। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, एग्जांपल समझाता हूं। इफ द रिसर्चर आर ऑब्जर्विंग स्टडी हैबिट्स, they will break them down into observable behavior like attending classes regularly, submitting assignments on time, उसके अलावा adhere to the study schedule and daily revision। अब ये बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी के अंदर आपका दे रखी हैं। अगर तुम किसी बच्चे का आपका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, एक बच्चा है जो कि स्कूल जाता है, उस बच्चे को उसके बिहेवियर पैटर्न को कैसे समझेंगे, तो मुझे बिहेवियर पैटर्न समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या वो बच्चा आपका डेली क्लासेस जाता है, क्या वो आपका डेली क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अटेंड करता है, क्या वो अपने असाइनमेंट टाइम पर सबमिट करता है, क्या वो बच्चा आपका बेसिकली जो शेड्यूल उसे दिया जाता है वो समझता है, और क्या वो डेली रिवीजन करता है या नहीं करता है। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, आपको एक बिहेवियरल पैटर्न समझ में आता है। Proper description requires recording specific behavior to understand them more clearly। तो अगर आप किसी बंदे का आपका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन समझा देंगे तो उससे क्या समझ में आएगा, उससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, वो उसी स्पेसिफिक बिहेवियर की तरह चलता जाता है, उसी में आपका काम करता है, वो सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि प्राइमरी गोल क्या है, तो प्राइमरी गोल में सबसे पहला काम क्या था, हमें किसी के भी आपका जो है बेसिकली पैटर्न को एक्यूरेटली समझना। दूसरा, हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बेसिकली डिटेल्ड और सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक तो होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, एक होता है सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन, दोनों में अंतर होता है। अगर आपको बेसिकली रिसर्चर को देखना है कि डेली हैबिट्स कैसे समझनी आनी है, या स्टडी हैबिट्स के ऊपर कोई एक ऑब्जर्वेशन मेथड या ऑब्जर्वेशन स्किल हमें समझनी है, किसके ऊपर, स्टडी हैबिट्स के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनकी ऑब्जर्वेशन को तोड़ना पड़ेगा। क्या वो रेगुलरली स्कूल जा रहा है, क्या वो क्लासेस अटेंड करता है, क्या वो अपने असाइनमेंट टाइम पर सबमिट करता है, क्या वो आपका बेसिकली डेली शेड्यूल को एडहेयर करता है या डेली रिवीजन करता है या नहीं करता। इससे मैं ऑब्जर्वेशन मेथड पर आ जाऊंगा। ये हुआ मेरा प्राइमरी गोल कंप्लीट। अब आता हूं सेकेंडरी गोल पर। सेकेंडरी गोल क्या कहता है, सेकेंडरी गोल है कि उसका जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट करना बड़ा जरूरी है। सेकंड गोल क्या कहता है, सेकंड गोल ये कहता है कि उसका जो बेसिकली बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट करना बहुत जरूरी है। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइबिंग बिहेवियर, साइकोलॉजिस्ट कैन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द अदर फिनोमिना। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप किसी का बिहेवियर समझा देंगे, अगर आप बेसिकली साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बेसिकली अपने रिलेशनशिप नहीं, पर्सनल नहीं, किसी के बिहेवियर के बीच में और कोई और फिनोमिना उनके बीच में आपका बेसिकली रिलेशन समझाने का काम कर सकते हैं। Once these relationships are established, psychologists can predict future behavior understanding specific condition. Let's take an example. अगर मान लो मैंने आपका तुम्हें एक सिचुएशन के अंदर डाला, तुम्हारा एक बिहेवियर पैटर्न समझ लिया कि तुम जब भी कोई तेज आवाज में बात करता है, अगर कोई तेज आवाज में बात करता है तो तुम्हें चिड़चिड़ापन हो जाता है। अगर किसी ने, मैंने तो एक रिलेशन बैठा दिया कि अगर कोई तेज आवाज में बात करेगा तो इसका मतलब है चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो अगर ये तेज आवाज में बात करना चिड़चिड़ापन लेकर आता है तो मैं फ्यूचर इसी से प्रेडिक्ट कर दूंगा कि कल को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको डाला जाएगा या कहीं पर भी डाला जाएगा, तो अगर इसका बॉस कभी इसके ऊपर चिल्लाएगा या कोई और इंसान आपका इसके ऊपर चिल्लाएगा तो इसको चिड़चिड़ापन हो सकता है गुस्सा भी आ जाए। तो ये बेसिकली आपका रिलेशनशिप बैठाने के ऊपर अपन बात करते हैं। अब एग्जांपल समझना इसके, रिसर्चर माइट फाइंड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडी टाइम एंड एकेडमिक अचीवमेंट। अब देखना ये बहुत बहुत बढ़िया आपका अचीवमेंट बैठाया है कि अगर यहां से देखो ध्यान से, Based on this, if a student devotes more time to study, it can be predicted that the student will likely perform better in the exam। अब ये हमने कैसे बना लिया,
हमने आज भी, जैसे अगर कभी बच्चे होते हैं तो बच्चे आपका क्या करते हैं, बच्चे आपका जो है जैसे कभी कोई बहुत ज्यादा टॉप करता है, या कभी जैसे बच्चे नए नए आते हैं क्लास के अंदर, तो उनका एक सवाल होता है कि भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिससे मैं टॉप कर जाऊं। तो ये बिल्कुल आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न पे ही बेस्ड है। यहां पर भी यही बताया गया है कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है अपनी पढ़ाई को, तो इसका मतलब है कि उसके अच्छे नंबर आने तय हैं। पर अब यह बात कोई नहीं समझना चाह रहा है उसके बीच में कि अगर आप मान लो 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे आपका पढ़ाई में मन था, बाकी 9 घंटे आप बैठे हुए थे मम, तो फिर उससे क्या मतलब, आपका जो है कोई आउटपुट थोड़ी निकल रहा है। पर अगर यहां पर तुम साइकोलॉजिकल फिनोमिना के बेसिस पर देखोगे तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है। किस किस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है? स्टडी टाइम और एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में। स्टडी टाइम अगर ज्यादा होगा तो अचीवमेंट अच्छी होगी, टॉप करोगे आप। अगर स्टडी टाइम कम होगा तो अचीवमेंट टाइम आपका कम हो जाएगा। यह बात आपको यहां पर समझ में आती है। Prediction becomes more accurate when observation are made on the larger number of individual। जितने ज्यादा लोगों के ऊपर टेस्ट करोगे उतनी ही ज्यादा प्रेडिक्शन आपका इजी होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा प्रेडिक्शन को आप आसानी से समझा पाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट गोल होता है हमारा, अगर मैं साइकोलॉजी के बेसिस पर आपका समझूं तो टर्शरी गोल पर हम आते हैं। टर्शरी गोल हमारा क्या है? साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज टू अंडरस्टैंड द कैजुअल फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। मतलब आपका जो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, उनका मकसद क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स that influence or cause specific behavior as well as the condition under which certain behavior may not occur। अब देखो तुम्हें क्या जानना होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी को गुस्सा क्यों आता है, उसके पीछे का कारण पता करना चाहिए। अगर तुम किसी को देख के मुस्कुरा जाते हो तो वो कौन है, ठीक है, किसको देखकर आपका मुस्कुराहट आ जाती है। या फिर तुम किसी एक इंसान को देखकर खुश रहते हो तो उसके पीछे का कारण क्या है। या फिर तुम खाने को देखकर आपका खुश हो जाते हो, जैसे अच्छा अच्छा खाना आता है तो उसको देखकर आपका तुम्हें खुशी मिल जाती है, तो वो एक आपका तरीका हो सकता है। तो मतलब उस जो भी आपकी सिचुएशन हो रही है, जिस भी सिचुएशन में आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दैट यू आर रिएक्टिंग टू, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि स्पेसिफिक बिहेवियर तो आपका हो गया कि कौन क्या कारण है उसके पीछे। कंडीशन अंडर विच सर्टेन बिहेवियर में नॉट अकर। जैसे तुमने अपरिचित पिक्चर देखी होगी, अपरिचित में आपका क्या दिखाते हैं, अपरिचित देखा है, मैं यमी हूं, यमी, वो यमी वाली आपका दिखाता यमी, फिर एकदम से उसे गुस्सा आता है, मैंने नहीं किया, मैंने ही किए हैं, ऐसे करके वो दिखाता है ना आपका जो एकदम से। तो जब वो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है तो डॉक्टर आपका जो है एंड में क्या बताता है कि अगर आप इसको कहीं गंदगी दिखाई नहीं देगी, अगर इसको सब लॉ एंड ऑर्डर सही दिखाई देगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर में कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, तो इसके अंदर का जो भी अपरिचित है वो वापस नहीं आएगा। पर अगर कहीं पर इसको गंदगी दिखाई दी, कहीं पर इसको लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं दिखाई दिया, बाकी चीजें सही नहीं दिखाई दी, तो इसके अंदर का अपरिचित वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप ये जानना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको आती है, जैसे अगर आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, कहीं पर आप साफ सफाई नहीं देखते तो तुरंत गुस्सा आता है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे आपको गुस्सा ना आए। तो उन पर्टिकुलर सिचुएशन को आपका समझने की कोशिश करते हैं। तो द गोल फोकस ऑन एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में लिखकर भी आना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि उसके पीछे का कारण क्या है, क्या आपका रीजन है जिसकी वजह से आपको क्या आ रहा है, जिसकी वजह से आपको वो कॉज दिखाई दे रहा है, या क्या कारण था जिसकी वजह से आपको वो दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट में आस्क Why are some children more attentive in class than the other? मतलब कुछ बच्चे आपका ज्यादा अच्छे से पढ़ाई क्यों करते हैं, कुछ बच्चों का फोकस ज्यादा क्यों होता है क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा होता है। एंड why do some children spend less time than the other? मतलब कुछ बच्चे आपका कम टाइम स्पेंड क्यों करते हैं, कुछ बच्चों का आपका टाइम कम क्यों हो जाता है। By identifying determinants, psychologists gain a deeper understanding of behavior। मतलब आप धीरे धीरे कर जैसे आपका डिटेल में जाते जाते हो, उसी से आपको फिर और सारे आपका जो है बेसिकली टेक्निक समझ में आने जाते हैं। अब जैसे बिहेवियर कंट्रोल है, बिहेवियर कंट्रोल में कई सारे मेथड आएंगे। आप जैसे कई सारे वो ज्यादा पढ़ने के लिए आपका इंकरेज करा जाएगा, है ना, स्टडी आवर्स कम हो गए या फिर आपका टाइम स्टडी बढ़ा दिया। तो कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल रेफर्स टू द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑन अल्टरिंग इट्स प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी के बिहेवियर को मेकिंग अ बिहेवियर अकर, मतलब किसी के बिहेवियर को आपका जो है बेसिकली कैसे कर सकते हैं, किसी का स्टडी टाइम बढ़वा सकते हैं, किसी का स्टडी टाइम आपका कम तो नहीं करवाना चाहिए, कम करवा सकते हो। दोस्त होते हैं, दोस्त आपका जो है भाई साहब ऐसे होते हैं, दोस्त क्या करते हैं किसी का स्टडी टाइम कम भी करवा सकते हैं। तो यहां पर आप किसी बिहेवियर को अकर भी करवा सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप किसी को मोटिवेशन दे दो, किसी को आपका इंकरेज कर सकते हो। ऐसे ही रिड्यूसिंग बिहेवियर, जैसे स्टडी आवर्स कम करवा देना। उसके अलावा इंक्रीजिंग स्टडी टाइम, एग्जांपल अ स्टूडेंट कैन एडजस्ट देयर स्टडी आवर्स फॉर बेटर रिजल्ट और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई बिहेवियर। अब क्या कर सकते हो आप, जैसे अगर कोई बच्चा आपका स्ट्रेस रहता है या फिर आपका कोई दिक्कत है, तो आप
उसके साइकोलॉजिकल सेशन करवा सकते हो, आप उसको थेरेपी सेशंस करवा सकते हो, जिससे उसका स्ट्रेस कम हो जाए और वो अपना टाइम ज्यादा डिवोट कर पाए किस चीज के लिए, पढ़ाई के लिए, ज्यादा आपका टाइम उसका वहां पर डिवोट हो पाएगा। उसके साथ साथ फाइनल गोल क्या होता है साइकोलॉजिकल का, तो फाइनल गोल इज टू अप्लाई साइकोलॉजिकल फाइंडिंग टू ब्रिंग अबाउट द पॉजिटिव चेंज इन पीपल्स लाइफ। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको यह याद रखना है कि हमें अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है कि लोगों की लाइफ पॉजिटिवली कैसे चेंज कर पा रहे हैं। अब चाहे वो आप योगा मेडिटेशन करवा के कर लो, या फिर रिसर्च के थ्रू कर लो, या फिर आपका किसी भी फील्ड में कोई भी आपका काम करो, तो अल्टीमेट गोल है कि लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना। साइकोलॉजिकल रिसर्च हेल्प सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब आज भी आप देख लो तो जितने भी आपका बेसिकली नोबेल प्राइज मिलते हैं या कोई भी प्राइज मिलता है, तो वो लोग किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, वो लोग आपका बेसिकली लोगों की लाइफ अच्छी बनाने के लिए आपका स्टडी कर रहे होते हैं। कोई क्वांटम से आपका कर सकता है, कोई सोशल वर्क के थ्रू कर सकता है, किसी को नोबेल प्राइज मिलता है, किसी को पीस प्राइज मिलता है। वो क्या कर रहे होते हैं, वो लोगों की लाइफ में आपका चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप योगा प्रैक्टिस कीजिए, आप मेडिटेशन आपका क्या कर सकता है, मेडिटेशन आपको जो बेसिकली लोगों की लाइफ चेंज करने में, अपने आप को शांत रखने में मदद कर सकता है। इससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च आल्सो कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज एंड कंस्ट्रक्ट फर्दर एडवांसिंग द फील्ड एंड इंप्रूविंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अब अगर मुझे कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ध्यान से देखो। साइंटिफिक रिसर्च फॉलोज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू स्टडी फिनोमिना इंश्योरिंग दैट द फाइंडिंग्स आर टेस्टेबल एंड रिलायबल। मतलब आपकी ऐसी रिसर्च करो आप, या आप ऐसी फाइंडिंग्स करो जो कि जिसके ऊपर आपका लोग ट्रस्ट कर सकें, उसके डेटा को आपका रिकॉर्ड कर सकें, उसके डेटा को आपका यूज कर सकें और वो रिलायबल हो। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिविटी मींस डिफरेंट पीपल स्टडीइंग द सेम इवेंट रीच सिमिलर कंक्लूजन। अब देखो एग्जांपल के तौर पर मैंने और आप में से कई सारे लोगों ने, मतलब मैं हूं और मेरे साथ दो और टीचर हैं, हम तीनों ने आपका मिलकर एक ही टेस्ट के ऊपर कि लोगों को आपका गुस्सा क्यों आता है, हमने इस चीज के ऊपर एक टेस्ट करना शुरू किया। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ वाले जो दो लोग हैं उनकी जो फाइंडिंग्स आएंगी, उनके जो रिजल्ट आएंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको इसी चीज को सही करना है तो हम तीनों एक ही चीज के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल आउटकम आना चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, वो तीनों का लगभग सेम आना चाहिए। लगभग क्या, पूरा सेम ही आना चाहिए तो ज्यादा है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही होता है कि हम अलग अलग लोगों के अलग अलग इवेंट, सेम इवेंट को आपका स्टडी कर रहे हैं और फिर उसी के साथ सेम कंक्लूजन पर पहुंच जा रहे हैं। और दूसरा होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब होता है रिसर्च फॉलोज क्लियर प्लान्ड स्टेप्स। मतलब आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, आपके प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, आपके जो स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल प्लान्ड आपका आगे जाने चाहिए। ठीक है दोस्त। उसके साथ साथ अब इस प्रोसेस में क्या क्या होता है जरा ध्यान से देखो। इसमें कई सारे स्टेप्स दे रखे हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। एक तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, मतलब आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लो जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो। जब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आपका जो है आइडेंटिफाई कर ली, अब उसके बाद आप लोगों को ढूंढो, पार्टिसिपेंट्स ढूंढो, मेथड ढूंढो, टूल्स निकालो, प्रोसीजर निकालो। ये सारी चीजें कर आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अब जब आपका डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करेंगे, कोई डेटा उठाएंगे, कोई टेस्ट उठाएंगे, जिसकी मदद से आप बेसिकली अपने कंक्लूजन पर आने की कोशिश करेंगे। और जब आप ये स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप बेसिकली अपने रिसर्च को रिवाइज करेंगे और फिर फाइनली एक हाइपोथेसिस के ऊपर निकलेंगे। आप थ्योरी नहीं दे सकते डायरेक्टली, पहले आपका हाइपोथेसिस ही आएगा। हाइपोथेसिस एक न्यू थ्योरी बनकर आपका बाद में निकलेगा जब आपके डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहां तक आपका सारी चीजें हैं। अब इन्हीं को आपका मैं आगे कर समझा रहा हूं। सबसे पहले आते हैं अपन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखो एक बार। अब ये जो कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम जो मैंने तुम्हें बताया, ध्यान से देखो तुम। कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम में क्या होता है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज की जो रिसर्च करता है उसमें एक टॉपिक आइडेंटिफाई करता है, और आप जब टॉपिक आइडेंटिफाई करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जब भी आप एक स्पेसिफिक रिसर्च करना चालू करते हैं, कोई क्वेश्चन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, वो आप उठाते हैं। जैसे ही आपने पास्ट रिसर्च उठाई, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आपका देखा, अब इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या आ सकता है, रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, जैसे कि आप कोई भी चीज बहुत जल्दी भूल कैसे जाते हैं। तुमने कई बार देखा होगा, मम्मी पापा को आपका जाते जाते ऑफिस याद दिला रही होती है, ए जी पर्स भूल गए आप, पर्स रह गया आपका घर पे। हाँ, अरे वो चाबी तो ले जाते, काहे से जाएंगे, अरे यार
चाबी ले ली थी मैंने। अरे जी आप तो अपना रुमाल भी भूल गए हैं। तो मम्मी आपका जाते जाते याद दिला रही होती है। और फिर मम्मी आपका ना, अब देखो तुमने ये चीज बहुत एक्सपीरियंस की होगी, मम्मी पापा के लिए एक से एक बढ़िया आपका टिफिन लेके आती है कि पापा ऑफिस जाएं, बढ़िया एक से एक टिफिन। और पापा भुलक्कड़ हैं आपका, अजीब किस्म के, डेली कोई ना कोई आपका जो है भाई साहब लेके आते हैं, डेली भूल के आ जाते हैं। फिर एक दिन मम्मी क्या करती है, वो नहीं आया होता बिल्कुल एकदम भाई साहब, किसी मिठाई वाले की दुकान से आपका जो बॉक्स आया होता है उसमें करती है पैक खाना, ये लेकर जाओ, ऐसे रोज तुम आपका ऐसे लेकर जाते हो। तो किसी भी क्यों आपका भूल जाते हैं पापा, क्या टेंशन में रहते हैं या कोई और परेशानी है, तो वो एक समस्या है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स बिहेवियर, व्हाई डज समवन प्रोकास्टिनेट, जैसे तुम अब जैसे ये वीडियो आ गई है तो प्रोकास्टिनेशन तुम्हारा काम है, तुम क्या करोगे, आज नहीं, आज आपका थोड़ा पढ़ूंगा, कल आज मुसाफिर कैफे देख लेता हूं, आज आपका जो है मैं कोई और सीरीज देख लेता हूं, कुछ और कर लेता हूं। तो टालम टूली बिल्कुल एकदम चरम सीमा पे है। और स्टडिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, अगर कोई बच्चा आपका जो है ग्रुप में पढ़ाई करता है तो क्या बेसिकली उस पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या वो और अच्छा कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे कई सारे ग्रुप में आपका लोग कोई रिस्क टेकिंग होते हैं कि नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, व्हाई आर सम ऑर्गेनाइजेशन मोर सक्सेसफुल देन दी अदर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, कुछ बहुत सक्सेसफुल हैं, कुछ आपका जो है बहुत कम सक्सेसफुल हो पाती हैं। तो इनकी केस स्टडीज आपका हमें पढ़नी पड़ती हैं। रिसर्चर देन फॉर्म्स अ हाइपोथेसिस, अब क्या करता है रिसर्चर, अब इन सारे क्वेश्चन के आपका जवाब लेने के बाद वो एक हाइपोथेसिस बनाता है, और हाइपोथेसिस बनाने के बाद वो एक टेंटेटिव आंसर आपका क्रिएट करता है किसी भी प्रॉब्लम का, जो कि बाद में टेस्ट किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पर, मोर टाइम चिल्ड्रन स्पेंड वॉचिंग वॉयलेंट टेलीविजन मोर एग्रेसिव दे बिकम। जैसे आप फॉर एग्जांपल के तौर पर तुम साउथ की पिक्चर देख रहे हो भाई साहब, कि इधर से आया एक घूंसे में आपको उड़ा दिया, वो गिर रहा है आपका, दूर जाकर खंबा टूट रहा है, चिंगारियां निकल रही हैं। तो अब बच्चा जब बाहर जाता है ना आपका खेलने, भी नॉर्मल क्रिकेट भी जा रहा है, तो वो सोचता है कि ये जो सामने वाला स्टिमुलाई मुझे दिखाई दे रहा, घूसा मार दूंगा इसके, ऐसे आपका उड़ा दूंगा इसको। तो अब वो साउथ की पिक्चर है, अब तुम उसे डोरेमोन दिखा रहे हो तो वो फर्जी वाड़ा ही करेगा पूरे दिन। आप किसी और कुछ दिखा रहे हो तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूरे दिन उसको टेलीविजन पर आपका किस दिखा रहे हो साउथ की पिक्चर ही, तो वो साउथ की पिक्चर ही आपका देख देख कर बड़ा होगा। दूसरा आता है कलेक्टिंग डेटा। अब कलेक्टिंग डेटा कैसे होता है, हम जब सेकंड स्टेप में जाते हैं तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पूरा डेटा को गैदर किया जाता है, आप पूरा डेटा कलेक्शन करते हैं। इससे क्या होता है, इससे रिसर्चर आपका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर पाता है किसी भी चीज का। जब आप ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे तो आप उससे क्या कर सकते हैं, उससे आप आसानी से, सबसे पहले पार्टिसिपेंट क्या करता है, डिसाइडिंग हु विल टेक पार्ट इन द स्टडी, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपने रिसर्च करनी है, उसमें एडोलेसेंट पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे, पेशेंट्स होंगे, या कौन होगा, जो भी होंगे उनके पार्टिसिपेंट की लिस्ट बना लो। फिर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, क्या आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर करेंगे, क्या आप एक्सपीरियंस के बेसिस पर करेंगे, क्या आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर करेंगे, क्या आप सर्वे कर करेंगे, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे अपने डेटा कलेक्शन के लिए, वो आता है। फिर आता है टूल, कौन कौन से आपका टूल यूज कर सकते हो, आप क्वेश्चन के फॉर्म में करवाओगे, ट्रू फॉल्स करवाओगे, इंटरव्यू लोगे, या कोई डेटा शेड्यूल करोगे, जो भी आपका मेथड होता है वो टूल के बेसिस पर। और फिर आता है प्रोसीजर, डिटरमाइनिंग हाउ द डेटा विल बी कलेक्टेड, क्या हम इंडिविजुअली आपका डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या हम ग्रुप में डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसके बेसिस पर हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। और फाइनली हम किसी पे आते हैं, हम फाइनली किसी ना किसी कंक्लूजन पर आते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, रिसर्चर एनालाइज इट यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स मेथड सच एज ग्राफ यूज करते हैं हम, उसमें पाई चार्ट यूज करते हैं। अगर आप ग्रुप में दिखा रहे हो तो आपने टेस्ट जो किया है वो कई सारे लोगों के बीच में किया है, तो आप एक बंदे को आपका दिखाओगे कि इसका आपका ज्यादा दिमाग चलता है, एक बच्चे का दिखाओगे कि कम दिमाग चलता है, एक का कैसा यूज है। तो इन सारी चीजों को आपका जो बेसिकली कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हुए जाते हैं। ठीक है, अब आप समझो इस चीज को, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई यहां तक। अब इसमें ड्राइंग कंक्लूजन के बेसिस पर जब आप आगे बढ़ ही रहे हो तो आप क्या करोगे, आप क्या करा, आपने रिसर्च के बेसिस पर आपका सारा ग्राफ इंटरप्रिटेशन वगैरह सब कर दिया। अब अगर एंड में जाते जाते एक बार जो भी काम करते हैं उसमें रिवीजन तो होता ही होता है, तो रिसर्चर क्या करते हैं, अपनी थ्योरी को या हाइपोथेसिस, थ्योरी तो अभी बनी नहीं है, हाइपोथेसिस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर एक कंक्लूजन पर आते हैं। उसके बाद जब हाइपोथेसिस रिवाइज कर लिया जाता है तो बाद में जाकर अल्टरनेट कोई टेस्ट करना हो या कोई भी आपका रिजल्ट पर आना हो, वेरीफाइड कर आप उसको एक जगह आपका कंक्लूजन पर लेकर आ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं अल्टरनेटिव पैराडिग्म ऑफ रिसर्च के ऊपर। इसमें साइंटिफिक अप्रोच आप समझिएगा। साइकोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी स्टडीड यूजिंग मेथड्स फ्रॉम साइंसेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिस पर, एजम्पशन के बेसिस पर आपका चीजों को समझते हुए चलते हैं।
key assumption is that the human behavior is predictable and influenced by both internal and external forces. अब बाहर की फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस भी लगती हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगती हैं, दोनों के बेसिस पर आपके assumption तैयार होंगे। इसके साथ साथ ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और कंट्रोल करते हैं हम तीनों चीजों को। इन मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी साइकोलॉजी फोकस प्राइमरीली ऑन द स्टडी ऑफ ओवर्ट बिहेवियर एंड डिड नॉट फोकस ऑन द पर्सनल फीलिंग। हम ज्यादातर आपका जो है बेसिकली सिर्फ ओवर्ट, अब ओवर्ट और कॉवर्ट आपको समझ में आते होंगे, हम सिर्फ उन्हीं पर फोकस करते हैं, हम पर्सनल फीलिंग, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, मीनिंग्स के बेसिस पर आपका फोकस करते हुए नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरप्रेटिव मेथड की। इंटरप्रेटिव मेथड आपका क्या होते हैं, ये ज्यादातर एम्फेसाइज करते हैं किस चीज के ऊपर, एम्फेसाइज्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन द प्रेडिक्टिंग बिहेवियर। आपका एम क्या होना चाहिए, आपका एम होता है टू एक्सप्लोर ह्यूमन एक्सपीरियंस विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स नेचुरल फ्लो, लाइक एन एक्सप्लोरर मैपिंग अनफेमिलियर टेरिटरी। ठीक है, human behavior cannot always be studied like physical phenomena due to complexity and variability, and this method highlight how human interpret event and एक्शन विद इन द स्पेसिफिक कंटेंट। तो आपका कोई भी इंसान है, वो किसी एक पर्टिकुलर आपका एक्शन को या कॉन्टेक्स्ट को आपका किस तरीके से समझ रहा है, उन सारी चीजों को ही हम आपका देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम, जब हम देखते हैं इंटरप्रेटिव मेथड पर, इंटरप्रेटिव मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग यूनिक एक्सपीरियंसेस। अब जैसे कई सारे यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं जहां पर जैसे पीपल सफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, जहां पर जैसे कई जगह आप देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स या कोई भी आपका लोग कहीं पर आपका सुनामी में, अर्थक्वेक में या साइक्लोन्स की वजह से आपका गुजर गए होते हैं, या और भी कई सारे मेथड, जैसे आप एक्सटर्नल डिजास्टर में देखिए सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनसे लोग सफर करते हैं। और इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है, इंटरनल फैक्टर में आता है कोई लंबे समय से चल रही हुई बीमारी, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस कहते हैं इसको। तो कोई लंबे समय से चल रही हुई बीमारी को अगर आप समझते हैं तो उसको भी आपका हम समझ सकते हैं। अब इन सच केसेस ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। ना तो आप बेसिकली उसको एक्सपीरियंस बेसिस पर जा सकते हैं, ना उसको डिजायरेबल बेसिस पर आपका देख सकते हैं। मेन पर्पस ऑफ दिस अप्रोच इज टू अंडरस्टैंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी एंड टू एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो आप धीरे धीरे कर आपका नेचुरल फ्लो समझते चलेंगे और उनके बेसिस पर आप आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑन दी सेल्फ। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी ऑल्सो इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम बेसिकली धीरे धीरे कर आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हम उसी के बेसिस पर आगे चलते जाते हैं। और जैसे व्हाई आई एम फीलिंग दिस वे, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि तुमको आपका बहुत बुरा लग रहा होता है, कभी तुम आपका परेशान होते हो, कभी तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी गुस्सा ज्यादा आ जाता है, कभी खुशी ज्यादा हो जाती है, तो आप ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप इसी तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो सारी चीजें आपका यहां पर हमें समझने को मिलती हैं। अब हम आते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा के ऊपर। अगर आप साइकोलॉजिकल डेटा की बात करेंगे तो साइकोलॉजिकल डेटा को हम साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। अगर आप साइकोलॉजिकल डेटा को साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कह रहे हो तो इसका मतलब होता है इंडिविजुअल कॉवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। अगर आप डेटा की बात देखेंगे तो डेटा आर एसेंशियल फॉर वेरीफाइंग एंड फॉल्सिफाइंग। जो भी आपके आइडिया होते हैं, जो भी आपके नोशंस होते हैं, आप डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं, आप डेटा से आपका ये समझ पाते हैं कि कोई भी चीज क्या सही है या गलत है। उस चीज को सही गलत को आपका प्रूफ करने के लिए हम डेटा को वेरीफाई करते हैं। साइकोलॉजिकल डेटा आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेथड ऑफ कलेक्शन, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट, पार्टिसिपेंट, इन सारी चीजों के ऊपर आपका डिपेंड करते हैं वो। और एग्जाम्पल के तौर पर पीपल बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर अलोन वर्सेस इन ग्रुप एट द होम वर्सेस एट वर्क। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब आप में से बहुत सारे लोग अपनी क्लास के अंदर जाते होंगे, तो जब आप ग्रुप में देखते हो तो आप कभी कभी जैसे आप सुबह सुबह जाकर आपका एक ऐसा दोस्त होता होगा जिसको देखना चाहते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर उसने छुट्टी मार ली तो आपका पूरा दिन फिर अलग अलग लेवल का ही निकलता है। ऐसे ही अगर मान लो घर जाते ही मम्मी दिखाई दे जाए तो मम्मी के देखने के बाद आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, पर अगर आप अकेले हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर आपका अलग रहता है। द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें आप सर्वे कर मेथड डेटा निकाल सकते हैं, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ये कई सारे डेटा के कलेक्शन होते हैं जिसको हम आपका तरीके से मतलब आपको क्या कर सकते हैं, हम कलेक्शन ऑफ डेटा आपका देख सकते हैं। रिस्पोंडेंट कौन होते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप, कोई यंग या ओल्ड या फिर फीमेल हो सकती है, रूरल अर्बन से आ सकते हैं, कहीं से भी हमें डेटा कलेक्ट करना है वो हम यहां से निकाल सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेटा इज टू डज नॉट रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट रियलिटी
है ना, आप किसी की भी बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ आप बेसिकली आपका नाम बताते हुए आगे बढ़े। एंड एजम्पशन के बेसिस पर आपका डेटा इंटरप्रेट हम कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट रियलिटी आपका कभी किसी की नहीं दिखानी होती, हम जो डेटा के अंदर ले रहे होते हैं उसमें कुछ कुछ चीजें आपका एजम्पशन भी यूज की जाती हैं। अब जैसे टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा में देखेंगे तो एक होता है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और एक होता है फिजिकल इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन की तरफ जब आप जाएंगे तो इसमें क्या होता है, पर्सनल डिटेल आती है इसके अंदर। डेमोग्राफिक का मतलब ही होता है, डेमोग्राफी मतलब जहां पर कौन इंसान कैसा है, तो उसका नाम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने, जैसे सर्वे करने जाते हैं ना, तुम्हारे घर पे अभी आए होंगे सर्वे करने कि तुम्हारे घर में आपका टॉयलेट है कि नहीं है, कितने भाई बहन हैं, मम्मी पापा आपका जो है क्या करते हैं, क्या काम है, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, तुम क्या करते हो, मैरिटल स्टेटस कैसा है तुम्हारा, शादीशुदा हो नहीं हो, कितने बच्चे हैं, कौन सा कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, पेरेंट एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, वो सब डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। और जब आप फिजिकल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें आप कलेक्ट करते हैं कि आप कहां रहते हैं, हिल में रहते हैं, डेजर्ट के अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया के अंदर है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सैलरी वाले हैं क्या हैं, हाउस की कंडीशन कैसी है, रूम का साइज कैसा है, क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, नेबरहुड स्कूल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी चीजें आप फिजिकल इंफॉर्मेशन के अंदर डाल देते हैं। इसके साथ आता है साइकोलॉजिकल डेटा। साइकोलॉजिकल डेटा में आप क्या पढ़ते हैं, बोथ फिजिकल, अब जैसे क्या होता है, बोथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेटा दोनों कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें हम ज्यादातर आपका हाइट, वेट, हार्ट रेट कितनी है आपकी, उसके साथ साथ आपका फटीग लेवल कैसा, फटीग मतलब कितनी जल्दी थक जाते हैं आप, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, ब्रेन इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है ना, ईईजी से जो मेजर करते हैं, उसके साथ ब्लड ऑक्सीजन लेवल कैसा है, रिएक्शन टाइम, स्लीप कितना सोते कितना हो, ब्लड प्रेशर कैसा है, वो सब हम फिजियोलॉजिकल डेटा के अंदर कलेक्ट करते हैं। और साइकोलॉजिकल डेटा के अंदर क्या आता है, आपकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, वैल्यू, क्रिएटिविटी, इमोशन, मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इल्यूजन, डिल्यूजन, ये सब के सब आपका साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के अंदर हम कलेक्ट करते हैं। उसके साथ आते हैं नेचर ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। अब नेचर ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन पे क्या आता है, collected information may be crude in terms of measurement and may appear in both the category। जैसे आप हाई लो देख सकते हैं, यस नो में बात कर सकते हैं। अगर आप रैंक के बेसिस पर जाते हैं तो आप फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल स्कोर के बेसिस पर आप देख सकते हैं। रिसर्चर में ऑल्सो गैदर वर्बल रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, पर्सनल डायरीज, फील्ड नोट्स, आर्किएबल डेटा, ये सब हम आपका बेसिकली यहां पर देखते हुए जाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट क्या यूज करते हैं, कई सारे मेथड यूज करते हैं इस चीज को चेक करने के लिए। ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, कोरिलेशन, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस स्टडी, कलेक्टिंग डेटा, डिफरेंट रिसर्च पर्पस, ये सारी चीजें आपका यूज करते हुए जाते हैं। अब इसमें हम एक एक कर आपका जो है बेसिकली जो मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशनल मेथड है। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो ऑब्जर्वेशनल मेथड की ही बात करूंगा कि इसमें कैसे आपका जो है बेसिकली हम किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में देखोगे तो ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत पावरफुल मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ही ऐसा आप समझ लो कि अगर आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं, हम डे टू डे बेसिस पर आपका लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, जैसे हम किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, डे टू डे सेवरल बेसिस पर आपका हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें आपका बिल्कुल एकदम छोटी सी चीज जो बताने जा रहा हूं, वो ये बताने जा रहा हूं, साइकोलॉजिस्ट सेलेक्ट सम स्पेसिफिक बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन रादर देन ऑब्जर्विंग ऑल। इसका मतलब है कि हम पूरी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ कुछ ट्रेट्स चाहिए जिनके बेसिस पर हम आगे एजम्पशन लगाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, रिसर्चर इंटरेस्टेड इन हाउ चिल्ड्रन इन क्लास 11th स्पेंड देयर टाइम इन स्कूल, दे माइट ईदर, ठीक है। तो मतलब आप जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपना टाइम स्कूल में कैसे स्पेंड करते हो, क्या आप वहां पर जाकर आपका बेसिकली पढ़ाई के साथ साथ क्या और स्किल सीख रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, वो सारी बातें। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी टू ऑब्जर्व बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज। इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर। अब रिकॉर्डिंग के बेसिस पर क्या करते हैं, रिसर्चर का काम होता है कि बेसिकली कुछ सिलेक्टेड बिहेवियर हमें रिकॉर्ड करने होते हैं, मार्किंग टैलीज, टॉकिंग नोट्स, क्लिकिंग फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग वीडियोस, ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके बेसिस पर हम आपका इसको चेक कर पाते हैं। और फिर आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। आफ्टर ऑब्जर्वेशन आर मेड
ध्यान से देखो, आफ्टर ऑब्जर्वेशन आर मेड, साइकोलॉजिकल डेटा जो होता है ना हमारा, साइकोलॉजिकल डेटा, तो अगर आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पर जाएंगे तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम डेटा को रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, हम डेटा को रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, डेराइव, और उससे ही आपका जो बेसिकली बहुत सारे मीनिंग हमें निकलते हुए आते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन को देखोगे तो ऑब्जर्वेशन भी एक तरीके की स्किल ही बताई गई है। अ गुड ऑब्जर्वर नो व्हाट टू लुक फॉर, व्हाट टू ऑब्जर्व, व्हेन एंड वेयर द ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अच्छे खाने बनाने वाले को पता होता है कि उसको खाने में किस समय कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं, किस समय आपका जो है भाई साहब कहां पर क्या बोलना है, मतलब कैसे आपका जो है कितना खाने में डालना है, कितना नमक होना चाहिए, कितना मिर्च होना चाहिए, कितनी आपका सब्जी होनी चाहिए। ऐसे ही अच्छा मनाने वाला, जैसे तुम उसे मनाते हो, ऐसे ही अच्छा मनाने वाले को पता होता है कि कहां पर आपका चुप रहना है, कहां पर बोलना है, कहां पर नहीं बोलना है, कितने बार मनाना है, कितने बार फोन करना है, कब कब क्या करना है, तो ये सब कुछ आपका पता होता है। तो ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन भी स्किल है, कब कहां पर आपका क्या देखना है, कैसे देखना है, किस चीज को देखना है और कितना टाइम आपका उसमें स्पेंड करना है रिकॉर्ड एनालिसिस करने में, ये सब आपका एक अच्छे ऑब्जर्वर को पता होता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम्हें टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन बताऊं तो टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखो, एक तो सबसे पहले आती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, एक आती है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जिसको हम लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, एक होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और एक होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन आती है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, इसमें जो भी आपका बिहेवियर पढ़ा जाता है, बिहेवियर इज स्टडीड इन अ रियल लाइफ एनवायरनमेंट विदाउट कंट्रोलिंग और चेंजिंग एनीथिंग। मतलब जो भी, जैसे अभी आपका जो चल रहा है, जैसे आप अभी यहां पर आपका देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, तो ये रियल एनवायरनमेंट में है, इसमें ही हम आपके बेसिकली चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आप स्कूल्स में आपका पढ़ने की कोशिश करते हो, होम्स, हॉस्पिटल, इन सारी चीजों में जो भी आपकी चीजें चल रही हैं, उन सारी चीजों को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम एनालिसिस को कंट्रोल नहीं करते या चेंज नहीं करते, हम जो भी चल रहा है उसी में पढ़ लेते हैं। अब आता है कंट्रोल मतलब हम बेसिकली एक लेबोरेटरी में जाकर आपका टेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। बिहेवियर इज स्टडीड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, जहां पर वेरिएबल चेंज किए जा सकते हैं। अब लेबोरेटरी में तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बाहर जो चल रहा है उसी के बेसिस पर आपको जो है चेक करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक लाइव ब्लॉगिंग कर रहे हो, किसी चीज की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो उसमें चेंजेस करने, जैसे आप लाइव चले गए, अब लाइव में चेंज थोड़ी कर सकते हो आप, पर अगर एक वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग में आपका चेंजेस किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये लाइव चल रही है और ये रिकॉर्डिंग वाला फॉर्मेट है, तो इसमें इंट्रोड्यूसिंग स्मोक ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी स्टडी, ये सब आपका किया जा सकता है कहां पर, कंट्रोल्ड वे में। ऐसे ही नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वर वॉचेस फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट इंटरेक्टिंग विद द ग्रुप। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जैसे एक ग्रुप है आपके स्कूल में, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको स्विमिंग नहीं आती, आप स्विमर्स को, लोग सब स्विमिंग पूल में आपका तैर रहे हैं, आप देख रहे हो, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, हाथ कैसे चलाता है, सर नीचे रहता है, फिर आपका पैर कैसे चलते हैं, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल है। और इसमें क्या होता है, जैसे अगर यहां पर एग्जांपल जो दे रखा है वो ये बता रखा है, सिटिंग इन अ क्लासरूम कॉर्नर और यूजिंग अ वीडियो कैमरा। तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कितना आपका कौन किससे बात करता है, कितना कैसे क्या करता है, वो सारी चीजें। ऐसे होता है पार्टिसिपेंट बिहेवियर। अब पार्टिसिपेंट बिहेवियर में, ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं आप, ग्रुप के साथ इंगेज हो जाते हैं, जहां पर जो भी रिसर्चर होता है वो पहले ग्रुप को ज्वाइन करता है और फिर वहां पर अपनी रिपोर्ट्स को तैयार करता हुआ जाता है। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन की एडवांटेजेस और लिमिटेशन के ऊपर। यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, जो भी आपको मैंने ऑब्जर्वेशन बताई हैं और एडवांटेजेस और लिमिटेशन से पेपर के अंदर क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा आपको। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की वजह से रिसर्चर जो होता है हमारा, वो आपके बिहेवियर को डायरेक्टली आपका चेक कर सकता है, बिहेवियर डायरेक्टली एज इट अकर्स इन द नेचुरल सेटिंग। मतलब आपको कोई बिहेवियर पैटर्न चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चल रहा है, जो भी रियलिटी में चल रहा है, उसी में आप बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड रिच एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट रियल लाइफ बिहेवियर, कि अगर आपको कोई नहीं देख रहा है या आप अगर एक एनवायरनमेंट में है तो आप नेचुरली कैसे एक्ट करते हैं वो मुझे पता लग जाएगा। मुझे कोई आपका दिखावे वाली जरूरत नहीं है कि आपको पहले मैं बताऊं कि आपकी एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप उसमें फेक कर सकते हैं, बट आप एक काम कर रहे हैं और मैंने उसको वीडियो को रिकॉर्ड किया तो उसमें ऑब्जर्वेशन जो बनाऊंगा वो रियलिस्टिक वे में आएगी।
इट हेल्प्स कैप्चर स्पॉन्टेनियस एक्शन दैट मे नॉट बी रिवील्ड थ्रू सेल्फ रिपोर्ट्स और क्वेश्चनर। मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बैठाऊं और आपसे कहूं कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूं और फिर कहूं कि आप इसके बेसिस पर आपका मुझे चीजें बताइए, वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जो भी आप कर रहे हैं मैं उसी में आपका बिहेवियर ऑब्जर्व कर लूंगा। जैसे मैंने सर्टेन सेट ऑफ कुछ खेल बना दिए, उन खेल के थ्रू मैं आपका क्या करना पता लगाना चाहता हूं, उन खेल के थ्रू मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि आप कैसे उसमें एंगेज हो रहे हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी है। अब कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन एक तो लेबर इंटेंसिव है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। ऐसा नहीं कि एक बार देखा और देखने के बाद आपका काम बन गया, ना 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 ना। आप देखते हो, देखकर आपका काफी टाइम स्पेंड करते हो, वो फिर आपका धीरे धीरे कर वहां से निकलता हो जाता है। इट इज ससेप्टिबल टू ऑब्जर्वर बायस। अब देखो एग्जांपल के तौर पर, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपनी इंटरप्रिटेशन देगा। हो सकता है कि ऑब्जर्वर बायस हो जाए, हो सकता है जो उसको दिखाई दे रहा हो वो उसके अलग कोई भी चीज आपका बता दे। तो ऑब्जर्वर बायस होता है, पर्सनल बिलीफ में इन्फ्लुएंस रिकॉर्डेड बिहेवियर। अब जो मेरा पर्सनली मुझे आपका लगा उसको देखकर, वो रिकॉर्डेड बिहेवियर को आपका चेंज कर सकता है या ओवरकम कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर में चेंज द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मान लो किसी बंदे को ये पता लग जाए कि कोई बंदा मुझे देख रहा है, जैसे एक तुम्हारा पूरा आपका जो है बेसिकली मैच चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है तुम्हारा, और इसमें तुम्हें आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अब तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। सडनली तुम्हें यह पता लग जाए कि तुम्हारी फेवरेट आपका जो है इंसान तुम्हारा मैच देखने आ रही है। अब परफॉर्मेंस प्रेशर आपका ट्रिपल हो जाएगा कि ये करके दिखाना ही दिखाना है। तो जब भी कभी कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है देखने के लिए, तो उससे क्या होता है, उससे ये कमी हो जाती है या उससे इस बात पे फर्क पड़ता है कि जो पार्टिसिपेंट आपका बिहेव करेगा या पार्टिसिपेंट जो वहां पर काम कर रहा है, वो हो सकता है शायद इन्फ्लुएंस हो जाए। इट मे बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल वेरिएबल्स इन नेचुरल सेटिंग्स। तो सारे आपका जो है बेसिकली बिहेवियर को आप कंट्रोल करते हैं, ये भी एक दिक्कत रहती है। दूसरा आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल आर कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्त, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कॉज इफेक्ट मतलब किसकी वजह से, क्या कारण था जिसकी वजह से आपका वो चीज हो रही है। बिटवीन वेरिएबल्स इन कंट्रोल सेटिंग एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड इज केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर दैट मेक चेंजेस इन वन फैक्टर, या फिर इंडिपेंडेंट बिहेवियर भी कहते हैं इसको। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और वाइल कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर कांस्टेंट। In an experiment, the cause is an event being manipulated while the effect is observed change in behavior. अब जैसे जो कारण था, कारण को तो हमने आपका क्या कर लिया, मैनिपुलेटेड वे में आपका देख लिया, बट जो उसका इफेक्ट है वो हम देखते जाते हैं कैसे आपका बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है। अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये एआई वाली इमेज है बढ़िया सी, जिससे आपको जो है समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हमें क्या बैठाना है, सामंजस्य बैठाना है। हमें दोनों चीजों को देखना है। ऑल द फैक्टर आर केप्ट कांस्टेंट। अब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर में आपका चेंज हो रहा है। ऑब्जर्व्ड चेंजेस इन बिहेवियर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो बेसिकली आपका प्रोसीजर के अंदर जानते हैं, जैसे इवेंट बीइंग मैनिपुलेटेड। कोई भी इवेंट आपका मैनिपुलेट हो सकता है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें आपका जो समझाने जा रहा हूं, ये टॉपिक आपका कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसको अपन कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल बहुत ध्यान से समझिएगा। वेरिएबल जब भी आप मैथ्स में पढ़ते हो या कहीं पर भी पढ़ते हो, तो वेरिएबल मतलब आपका जो हमारी यहां पर बता रखा है, वेरिएबल एक टाइप ऑफ इवेंट है। जैसे तुम कांस्टेंट कह देते हो कई बार, बट यहां पर वेरिएबल क्या है, कोई भी इवेंट के तौर पर है। तो वेरिएबल हम क्या समझते हैं, वेरिएबल कोई भी एक इवेंट हो सकता है, इज एनी इवेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टिमुलस दैट कैन वेरी एंड कैन बी मेजर्ड। ठीक है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट देमसेल्फ आर नॉट वेरिएबल। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो खुद में आपका वेरिएबल नहीं है, बट उनका जो एट्रीब्यूट है, उनके जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, किसी का साइज हो सकता है, किसी का कलर हो सकता है, किसी की हाइट हो सकती है, ये सब एट्रीब्यूट के अंदर आते हैं। या फिर कोई कितना इंटेलिजेंट है, कितना कम इंटेलिजेंट है, कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये सब आपका वेरिएबल बन जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी अमंग पीपल और ऑब्जेक्ट। मतलब आप ऐसा देखेंगे, कोई इंसान आपका जो है हाइट में बड़ा हो सकता है बट उसका कलर फेयर ना हो, कोई इंसान हाइट में छोटा हो सकता है बट उसका कलर फेयर हो। तो ये डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली हर इंसान के अंदर अलग अलग टाइप की दिखाई देती है। एंड वेरिएशन कैन बी इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट।
ठीक है। अब टाइप ऑफ वेरिएबल समझो, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब आप समझते हैं तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल विच कैन बी मैनिपुलेटेड और ऑल्टर्ड। इस चीज को आपका बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंजेस करना, या आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द रिसर्चर इन एनी एक्सपेरिमेंट। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में, आपका चाहे रिसर्चर जो भी रिसर्च कर रहा है उसके थ्रू आप इसको मैनिपुलेट करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द रिसर्चर एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस और अनदर वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पर लैटने एंड डार्लिस, ठीक है, डार्लिस और लैटने की आपका एक थ्योरी है, स्मोक स्टडी भी कहते हैं इसको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पीपल इन द रूम। अब हमने एक आपका जो है बेसिकली थ्योरी ली, स्मोक थ्योरी, तो हम कमरे के अंदर आपका जो है ये दिखाते हैं कि प्रेजेंस आपका है लोगों की या एब्सेंस है, उसके बेसिस पर आपका जो है इनका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। ये लाटने और डालने का आपका एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा। उसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड टू सी द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके साथ साथ इट रिप्रेजेंट द फिनोमिना अ रिसर्चर डिजायर टू एक्सप्लेन। ये वो फिनोमिना है जो भी रिसर्चर ने सोच लिया है या जिसके बारे में वो आपका एक्सप्लेन करना चाहता है, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल में रखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज वेयर एज द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट। मतलब कॉज जिसकी वजह से वो हुआ, इफेक्ट जो हुआ है, इफेक्ट को रिजल्ट भी कह सकते हो तुम। तो अगर मैं कभी भी तुमसे डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरीके से रिजल्ट है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज है, किसकी वजह से हुआ, कारण क्या है। Therefore, both variables are interdependent। अगर कॉज नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट आया है तो इसका मतलब कोई ना कोई कॉज तो जरूर होगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आपका क्या है, डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि वो इंटरडिपेंडेंट है आपका दोनों से दे, ठीक है। These are many other relevant और extraneous variable that influence the dependence। उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप को आपका समझिए। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, this is the group exposed to manipulation of independent variable, the factor being studied to see its effect on behavior। उसके बाद अगर आप कंट्रोल्ड ग्रुप की बात करते हैं तो कंट्रोल ग्रुप में क्या आता है, दिस ग्रुप इज ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो अगर आप एक तरीके से कंट्रोल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तरह ही आपको दिखाई देता है। इट सर्व्ड एज द बेसलाइन फॉर कंपैरिजन। मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना है तो आपको कंट्रोल ग्रुप वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर मैंने लैटने और डैलिस का स्मोक फिल्ड रूम बताया आपको, जहां पर पार्टिसिपेंट्स वर प्लेस्ड इन 3 टाइप ऑफ रूम्स। अब यहां पर लैटने और डैलिस की थ्योरी भी आपका ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम कंट्रोल्ड ग्रुप में। कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, पार्टिसिपेंट वर अलोन इन द रूम, दे रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ स्मोक मोस्ट फ्रीक्वेंटली। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखना इसको, इसमें 3 तरीके से आपका जो है लोगों को बताया गया था। लैटने और डैलिस की थ्योरी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में कभी भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुम्हें याद आ रहा है और अगर तुमने अपनी क्लासेस के बीच में पढ़ा भी है, तुम्हें पढ़ाया भी है, तो एक रूम में आपका धुआं धुआं कर दिया गया। एक रूम में जिसमें आपका लोग अकेले बैठे हुए थे, एक में जिसमें आपका लोग आपस में बात कर रहे थे, और एक में आपका जो है बेसिकली लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। उनमें से कौन सबसे पहले आपका स्मोक को रिवर्ट करेगा, तो वो तीनों यहां पर आपका बता रखे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, हमने पार्टिसिपेंट्स को एक अकेले रूम में बैठा दिया, दे रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ स्मोक मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जैसे ही धुआं आया मतलब वो तुरंत उठकर आपका उसको रिपोर्ट करने चले गए। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नंबर 1। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नंबर 1 था, इसमें क्या करा था हमने, पार्टिसिपेंट्स वर इन अ रूम विद 2 अदर हु इंस्ट्रक्टेड टू डू नथिंग व्हेन स्मोक अपीयर्ड। मतलब इनको हमने एक इंस्ट्रक्शन पास कर रखा है कि अगर कहीं धुआं आ जाए कमरे के अंदर तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो उससे क्या हुआ, रिपोर्टिंग ऑफ स्मोक वाज इंटरमीडिएट, मतलब आपका जो है बेसिकली इंटरमीडिएशन आपका आ गया। और फिर एक ग्रुप आता है एक्सपेरिमेंट ग्रुप नंबर 2, पार्टिसिपेंट्स वर इन अ रूम विद 2 अदर who received no specific instruction, they reported the smoke the least। मतलब इनको कोई भी आपका जो है बेसिकली इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं गया था, तो सबसे कम आपका किसने दिखाया, सबसे कम आपका जो है बेसिकली ये रिएक्शन जो आया वो एक्सपेरिमेंटल नंबर ग्रुप नंबर वालों 2 का आया।
All experimental conditions such as the amount of smoke and room setup were kept constant, मतलब तीनों को आपका जो एक जैसे ही रूम में आपका रखा गया था, and participants were randomly assigned to each group to avoid bias, मतलब आपका जो है ऐसा नहीं किया गया कि हमें इन बच्चों को इसी वाले ग्रुप में रखना है, इन बच्चों को इसी वाले ग्रुप में रखना है, किसी भी पार्टिसिपेंट को आपका किसी भी रूम में रखा जा सकता है जिससे लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ बायसनेस हुई है, ठीक है दोस्त। उसके साथ साथ टाइप ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल इन लाइटनेस और डेलेस एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। अब ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल को आपका समझते हैं, दे आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, जैसे किसी को एंजाइटी हो सकती है, कोई इंटेलिजेंट हो सकता है या कोई पर्सनैलिटी, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल होते हैं। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल मतलब एंजाइटी है ना, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, ये डिपेंड करेगा आपका पर्सन टू पर्सन। दूसरा होता है सिचुएशनल और एनवायरमेंटल वेरिएबल, इसमें क्या होता है, वेरिएबल अकर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जैसे कभी नॉइस आ रही है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कम हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज, तो ये सब क्या होते हैं, ये एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं। और फिर आता है सिक्वेंशियल वेरिएबल। सिक्वेंशियल वेरिएबल के अंदर क्या होता है, रिलेटेड टू ऑर्डर इन विच पार्टिसिपेंट आर टेस्टेड वेरियस कंडीशन। अब जैसे कौन कौन से ऑर्डर में, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3, ऐसे कर मल्टीपल एक्सपोजर में रिजल्ट इन एक्सपेरिमेंटल फटीग और प्रैक्टिस इफेक्ट। मतलब एक्सपेरिमेंटल फटीग का मतलब होता है थक जाना, मतलब आप बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट को आपका जो है बार बार करेंगे तो उसमें एक्सपेरिमेंटल फटीग आ जाती है, कोई एरर आ जाता है या फिर आपका दिक्कत आ जाती है, विच कुड इन्फ्लुएंस रिजल्ट एंड मेक इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट। तो अब इससे क्या होगा, इससे आपका जो है बेसिकली कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत आ सकती है, रिजल्ट वेरिएबल हो सकते हैं, रिजल्ट आपका बिखर सकते हैं और फिर उससे दिक्कत आ जाएगी। अब टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है जिससे हम एक्सट्रेनियस या रेलिवेंट वेरिएबल को आपका कंट्रोल कर लें। तो सबसे पहले होता है एलिमिनेशन टेक्निक या एलिमिनेशन वेरिएबल। टू मिनिमाइज एक्सटर्नल एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एलिमिनेटिंग देम फॉर द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग इज बेस्ट वे। एग्जांपल के तौर पर एक्सपेरिमेंट में बी कंडक्टेड इन साउंड प्रूफ या फिर किसी एयर कंडीशनर रूम में आपका अगर आप करते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नॉइस या टेम्परेचर में कोई भी, जैसे एनवायरमेंटल सीक्वेंशियल है ना, तो एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर अगर आपको किसी भी तरीके से कोई चेंजेस नहीं चाहिए तो या तो आप बिल्कुल एकदम साउंड प्रूफ रूम में चले जाओ या फिर वहां पर एयर कंडीशन रूम लगा लो, जिससे जो भी आपका वेरिएबल आना होगा वो आपका रुक जाए। दूसरा होता है होल्डिंग कांस्टेंट। इफ एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, एफर्ट्स आर मेड टू होल्ड द एक्सट्रेनियस वेरिएबल कांस्टेंट सो दैट देयर इफेक्ट रिमेन द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अगर कहीं पर भी एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही कोशिश करते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट रहे जिससे जो हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए। और फिर लास्ट में होता है मैचिंग। मैचिंग में आप क्या करते हैं, मैचिंग आपको समझ में आएगा, टू कंट्रोल ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्मिक। ऑर्गेनिज्मिक मतलब आपका फियर, मोटिवेशन, ये सब चीजें आपका कंट्रोल करने के लिए आप बैकग्राउंड वेरिएबल जैसे रूरल, अर्बन, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब आपका बेसिकली मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ काउंटर बैलेंसिंग भी आप यूज कर सकते हैं। काउंटर बैलेंसिंग क्या होता है, काउंटर बैलेंसिंग ये एक टेक्निक होती है यूज टू मिनिमाइज सीक्वेंस इफेक्ट बाय ऑल्टरिंग द ऑर्डर ऑफ टास्क। मतलब पहले आपको जो टास्क कराना था वो आप बाद में करा लो, जो आपको बीच में कराना था वो सबसे बाद में करा लो और चेंज कर लो। इफ देयर आर टू टास्क, द ऑर्डर ऑफ टास्क में बी ऑल्टरनेट। हाफ ऑफ द ग्रुप रिसीव टास्क इन ऑर्डर A then B while the other half gets, पहले B मिल जाता है उनको और उसके बाद A मिल जाता है। तो मतलब आप ग्रुप के साथ आपका खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ग्रुप को अब जैसे दो गेम है, एक गेम हो गया पिट्टूग्राम और एक हो गया टग ऑफ वॉर, तो आप एक को पिट्टूग्राम पहले खिलवा रहे हैं और टग ऑफ वॉर बाद में खिलवा रहे हैं, और दूसरे ग्रुप को आपने टग ऑफ वॉर पहले खिलवा दिया, पिट्टूग्राम बाद में खिलवा दिया। वही है यहाँ पर इंडिविजुअल एनी परफॉर्मिंग टास्क ऑफ ए बी या बी ए, जो भी आपका परफॉर्म करना चाहे वैसे कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई बायसनेस नहीं है। और फिर आता है रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट का मतलब होता है रैंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट टू डिफरेंट ग्रुप एलिमिनेट्स पोटेंशियल सिस्टमैटिक डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिटेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। A well-designed experiment provides strong evidence of cause-effect relationship between variable. Experiments are usually conducted under highly controlled laboratory condition. मतलब जो भी आपकी लेबोरेटरी होगी उसमें बहुत अच्छे आपका जो मेजर्स लिए जाएंगे, उसको बहुत अच्छे से आपका कंडक्ट किया जाएगा। Such condition only stimulate real life situation and may not reflect real world setting accurately. अब देखो हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं तो वो रियल लाइफ वर्ल्ड जैसा आपका जो है बेसिकली एक्सपीरियंस नहीं देगा, वहां पर वेरिएबल आपका वेरी कर सकते हैं। Therefore, experimental findings may have low external
एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड मे नॉट अप्लाई टू रियल सिचुएशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बाहर खेल रहे हैं बच्चे, एक बाहर खेल रहे हैं और एक लैब के अंदर खेल रहे हैं, दोनों में अंतर हो जाएगा। एंड सम प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी स्टडीड एक्सपेरिमेंटली ड्यू टू एथिकल रीजन सच एज टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रन। अब आप भैया हर कोई चीज को आपका जो है आप एकदम से रिसर्च नहीं कर सकते। अब किसी बच्चे के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आप जाओ कि नहीं मुझे इसका भी टेस्टिंग करना है, ऐसा पॉसिबल आपका नहीं है। It is also difficult to identify and control all the relevant variable in an experiment. अब आते हैं कौन कौन से टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट को जब आप देखते हैं, रिसर्चर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन नेचुरल सेटिंग्स टू इंक्रीज जनरल स्टेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स और कंडक्ट स्टडीज विच आर नॉट पॉसिबल इन लेबोरेटरी। अब कुछ ऐसे टेस्ट पक्का होंगे जो कि आप लेबोरेटरी के अंदर नहीं करना चाहेंगे या पॉसिबल भी नहीं है, तो आप उसको खुले एनवायरनमेंट में करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर मुझे अभी करंट में कोई आपका क्या चल रहा है, अगर मुझे करंट में कोई अभी आपका कोई भी किसी भी तरीके का आपका जो है भाई साहब आंदोलन चल रहा है, मान लो कोई भी आंदोलन चल रहा है, तो अगर मैं उसके ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा, वहां जाकर लोगों से मिलूंगा, तो मुझे एक्चुअल सच पता लग पाएगा। और दूसरा होगा, मैं इंस्टाग्राम की रील से सुन सुनकर आपका अपनी एक वीडियो बना लूं, तो वो एक चीज अलग होती है। तो भाई साहब आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको ग्राउंड में जाकर ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कमरे में बैठो और उसको आपका इन्फ्लुएंस करने लग जाओ। अ रिसर्चर माइट कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इन स्कूल सेटिंग। दीज एक्सपेरिमेंट आर लेस कंट्रोल्ड, मोर टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव देन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में आप जैसे अगर बच्चों को आपका पढ़ते हुए देखना है आपको, या फिर उनका लेक्चर देखना है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है किसी भी चीज का, जैसे आग को कैसे बुझाना है, या फिर आपका जो है ग्रेविटी कैसे समझानी है, या फिर कोई ग्लोब दिखाना है, तो उसके लिए तो आपको फील्ड वर्क लगेगा ही लगेगा, आप बाहर जाके ही कर पाओगे। और अगर आप देखोगे कि इस काम में जो ये काम कर रहे हो, फील्ड वर्क में हमेशा बच्चे एंथुसियास्ट रहते हैं, और उस काम को करने में कंपैरेटिवली जो आप लेबोरेटरी में टाइम लगाएंगे वो ज्यादा ही लगने वाला है, उसमें कम नहीं लगेगा। उसके साथ साथ फिर आता है कासी एक्सपेरिमेंट। अब कासी एक्सपेरिमेंट बेसिकली लैटिन वर्ड से निकल कर आया है, इसका मतलब होता है एज इफ। As if some cases independent variable cannot be manipulated in laboratory setting, और कासी का मतलब होता है as if। एग्जाम्पल के तौर पर, experimental group may consist of children who lost their parents in earthquake, while they control group consist of children who experienced the earthquake but did not lost their parents। अब देखो हमने दो तरीके के आपका बच्चों को कंसीडर किया हुआ है। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपका कोई अर्थक्वेक में या किसी आपका सुनामी में अपने पेरेंट्स को खो दिया। एक दूसरा ग्रुप है जिन्होंने अर्थक्वेक और सुनामी एक्सपीरियंस तो किए हैं बट उन्होंने अपने पेरेंट्स नहीं खोए हैं, पेरेंट्स उनके साथी हैं। तो ये डिपेंड कर सकता है, इसको कासी या एज इफ वाली आपका कंडीशन में डालते हैं। कासी एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन नेचुरल सेटिंग यूजिंग नेचुरली अकरिंग ग्रुप। मतलब जो भी आपका बाहर आप पढ़ने जा रहे हो, नेचुरली अकरिंग ग्रुप आप जाकर मिलोगे, केस स्टडी करोगे, उसके बेसिस पर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कोरिलेशन रिसर्च में क्या होता है? कोरिलेशन रिसर्च डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल आर रिलेटेड और कॉवरी और नॉट। The strength and direction of the relationship between the two variable is represented by number known as correlation coefficient। और ये शुरू हो सकता है अगर रेंज करेगा +1.0 से 0.02 -1.0 तक आपका इनका वेरिएबल चेंज हो सकता है, मतलब वेरिएबिलिटी आप देखोगे। अब आते हैं हम टाइप ऑफ कोरिलेशन में। अब टाइप ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहले आप समझते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसको ध्यान से देखिएगा। अब पॉजिटिव कोरिलेशन जो आप देखते हो, पॉजिटिव कोरिलेशन में आपको एक बात समझ में आनी पड़ेगी, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रूल आपको समझ में आना पड़ेगा। वो कह रहा है कि when the value of one variable x increases, the value of other variable also increases। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये कह दूं कि x is directly proportional to y, x is directly proportional to y, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप ज्यादा लंबी रनिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास स्टेमिना ज्यादा होना चाहिए। तो आप जितनी रनिंग कर रहे हैं उतना स्टेमिना होगा, तो एक वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा स्टेमिना, लंबी रनिंग। तो अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब इसका वाइस वर्सा केस भी आप देख सकते हो, अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होता हुआ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मोर टाइम स्टूडेंट स्पेंड स्टडिंग द हायर देयर अचीवमेंट टाइम्स टू बी। मतलब जैसे हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि अगर आप ज्यादा देर पढ़ाई करोगे, ज्यादा अटेंटिव होकर आपका पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। द कोरिलेशन वैल्यू सच एज 0.85 इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द स्टडिंग टाइम एंड द अचीवमेंट। अब देखो यहां पर ग्राफ देख लो आप, अगर आप ध्यान से देख रहे हो
तो आपका जितना तेजी से स्टडी टाइम बढ़ रहा है, स्टडी टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, स्टडी टाइम बढ़ेगा तो आपकी अचीवमेंट भी बढ़ती हुई जाएगी। जितनी देर बच्चा पढ़ रहा है उतनी ही ज्यादा अचीवमेंट उसकी होती जा रही है। और अगर स्टडी टाइम घट रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी आपका घटा हुआ ही आएगा। उसके बाद आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन पर। अब नेगेटिव कोरिलेशन में परिभाषा चेंज हो जाएगी। एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, तो उसकी दूसरी वैल्यू आपका क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर आप कम घंटे पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी कम आएंगे, आपका रिजल्ट भी आपका वहां पे डिग्रेड हो जाएगा। द कोरिलेशन वैल्यू इज नेगेटिव रेंजिंग बिटवीन 0 एंड -1.0, यहां से वैल्यू आपका बढ़ती हो जाती है। और एक होता है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि जहां पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल, एग्जांपल के तौर पर वेरिएबल माइट बी अनरिलेटेड, इंडिकेट बाय कोरिलेशन वैल्यू क्लोज टू या तो जीरो आ जाएगी या -0.002 या फिर +0.003 के करीब आपका जा सकती है। अब अगर आप सर्वे रिसर्च की तरफ चलते हैं तो सर्वे रिसर्च में आपको पॉजिटिव कोरिलेशन क्या देखने को मिलता है। सर्वे रिसर्च ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी पीपल्स ओपिनियन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो अभी आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन के समय हम क्या करेंगे, हम 100 लोगों का एक ग्रुप स्टडी करेंगे। 100 लोगों के स्टडी ग्रुप में जो आपका जो है हम एक स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसमें हम ये समझेंगे सर्वे कर कि कितने लोग आपका सरकार से मतलब गुहार लगा रहे हैं कि ये चीज आपका बंद होनी चाहिए या इस चीज में आपका सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, या कितने लोग आपका ये कह रहे हैं कि सरकार सही है। तो जैसे अभी अब कभी कभी आप ये देखते हो कि आपके इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं तो आप जानना चाहते हो ना कि कौन सी पार्टी आपका जीतेगी या कौन सी नहीं जीतेगी, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो सर्वे रिसर्च में हम बेसिकली लोगों के ओपिनियन, उनका एटीट्यूड, उनके सोशल फैक्ट्स वगैरह आपका जानना चाहते हैं। इट इनिशियली फोकस्ड ऑन बेसलाइन डेटा, जैसे आपका लिटरेसी की हम रिसर्च करते हैं, हम लिटरेसी के लिए सर्वे करने जाते हैं, रिलीजन के लिए करते हैं, इनकम के लिए बात करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए बेसिकली हमारा डेटा निकल कर आता है। तो हम किन किन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, लिटरेसी एग्जांपल हो सकता है, रिलीजन एग्जांपल हो सकता है, इनकम एग्जांपल हो सकता है। सर्वेज later evolved to study relationship among variable. It help understand relationship among variable and public attitudes on social issues, जैसे फैमिली प्लानिंग, लोकल गवर्नमेंट, इन चीजों के ऊपर हम आपका डिस्कशंस करते हैं। इट यूजेस टेक्निक सच एज पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनर, टेलीफोन सर्वे। अब ये जो टेलीफोन सर्वे है ना, ये धीरे धीरे कर आपका बंद हो गया है क्योंकि टेलीफोन सर्वे आपका बहुत ज्यादा कामयाब चीज नहीं है। बाकी जो बात करी है पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ये बहुत ही अच्छा मेथड है और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी आपका यहां से निकल कर आती है। enables efficient collection of accurate and relative information from large number of people। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोगों का आपका एक ग्रुप ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के मेथड को देखेंगे तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करने का, तो उसमें फेस टू फेस हम इंटरेक्शन करते हैं और एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है। उन दोनों के कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं, रिस्पॉन्डेंट होता है, जहां पर आपका इंटरव्यूअर कुछ उससे क्वेश्चन पूछता है और वो सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं और उनके आंसर वो लेना चाहता है। यहां पर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर कर रखी होती है एडवांस में, क्योंकि इंटरव्यू कंडक्ट करना है। पर्सनल इंटरव्यू आर कंडक्टेड टू गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कि उसका ओपिनियन क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है, स्पेसिफिक बिहेवियर, वो सारी चीजें जानने के लिए मैं आपका एक पर्सनल इंटरव्यू करता हूं। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज डॉक्टर पेशेंट का इंटरेक्शन समझने में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में आपका जो है सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, प्रमोशन के लिए आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीडिया इंटरव्यू में, नेशनल या इंटरनेशनल फिगर्स में आपका जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए इंटरव्यूअर के पास। अगर एक अच्छा इंटरव्यूअर होगा, एक अच्छा गुड इंटरव्यूअर होगा, तो उसके पास सबसे पहले तो मेक द रिस्पोंडेंट फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। अब ऐसा ना हो कि तुम आते के साथ ही उसके ऊपर प्रेशर बना दो, जिससे वो आपका अगर अच्छे आंसर देना भी चाहता हो या उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी हो भी, तो वो भी डिग्रेड हो जाए क्योंकि वो डर जाएगा, क्योंकि वो नौकरी लेने आया है। तो अच्छा इंटरव्यू वही होता है जो पहले काम कर दे उसको, एक तरीके से आपका जो है शांति से कंफर्टेबल करे उसको, और उसके बाद आपका जो है बेसिकली उससे बात करना शुरू करे। और क्वेश्चन जो होने चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ना हो कि घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ रहे हो, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और रेलिवेंट टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। इंटरव्यूअर क्या करना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्सेस पर। ऐसा ना हो कि तुमने आपका कोई रिस्पॉन्सेस दिए, ग्रिल कर सकता है बट आपका ऐसे ग्रिल ना करे कि बिल्कुल ही आपका मार दे इंसान को। इफ रिस्पॉन्सेस आर वेग और इनकम्प्लीट, द इंटरव्यूअर में प्रो फर्दर टू ऑब्टेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब जैसे कई बार होता है कि कोई ब्लफ करने की कोशिश करता है, जैसे मैं तुमसे आपका किसी चीज के बारे में पूछता हूं कि तुमने पिछले हफ्ते आपका छुट्टी क्यों मारी थी, तुम घर से तो स्कूल के लिए निकले थे पर बीच में ही गायब हो गए कहीं पर। तो अब
तुम ब्लफ मारने की कोशिश कर रहे हो, सर वो पानी बहुत ज्यादा आ गया था, मैं घर से आपका निकला तो था पर बीच में ही रुक गया, मेरे पैर में आपका चोट लग गई थी पर शाम तक ठीक हो गई 4 बजे तक, और 4 बजे तक जो ठीक हुई है सर, तो उसके बाद में आपका जो है मैंने सोचा कि मैं इससे पहले स्कूल आऊं, मैं घर ही चला जाऊं वापस, पर यह बात मम्मी को नहीं पता लग पाई, पर आपको कैसे पता लग गई। तो जब तुम ऐसी फर्जी बातें करोगे तो मैं और ज्यादा डिटेल निकालना चाहूंगा। मैं कैसे पता करूंगा कि मैंने तो तुम्हें आपका उस कैफे में बैठे हुए देखा था और कोई और भी साथ। अरे सर 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 सर, सर। ऐसी बातें आपका जैसे तुम करते हो तो फिर मैं डिटेल्ड आपका इंटरव्यू में जाना शुरू करूंगा। और एक इंटरव्यूअर जो होता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसको बेसिकली आपका कोई इंटरव्यू करते हुए आपको क्या करना चाहिए, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अब देखो 2 तरीके के इंटरव्यू होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इन दोनों के बीच में कभी भी डिफरेंशिएशन आ जाए तो प्रॉपर आपका डिफरेंशिएशन मैंने यहां पर बना रखा है, इनको याद करिएगा, यहां से पेपर में आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर क्वेश्चंस पहले से ही तैयार होते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन का एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है, उस फिक्स्ड ऑर्डर में ही आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इंटरव्यू लेते लेते क्वेश्चन चेंज करने की पूरी पूरी आजादी होती है उसको, ठीक है। उसके अलावा जहां पर आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जाते हैं वहां पर इंटरव्यूअर क्या करता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ना, कि अगर आपने कोई चीज नहीं बताई है या फिर कोई बात है तो ठीक है वो एडजस्ट कर लेगा। बट अगर अनस्ट्रक्चर्ड में जाओगे तो वहां पर कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी आपका हो सकती है इंटरव्यू के ऊपर, वो पूरे इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करती है, वो जब चाहे क्वेश्चन चेंज कर सकता है, जब चाहे ना करे। रिस्पॉन्सेज जनरली बेसिकली आपका उसके पास फिक्स होते हैं और क्लोज एंडेड होते हैं, मतलब उसी के बारे में उसी इंफॉर्मेशन पर। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में क्या हो सकता है, ओपन एंडेड और फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल जैसे हर कैंडिडेट से आपका क्या होता है, डू यू एंजॉय टीम वर्क, ये हो सकता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। हाउ हैप्पी आर यू एंड आंसर फ्रीली, अब भाई कितना खुश है वो इंसान, वो कैसे फ्रीली आपको बता सकता है, कब खुश हुआ था आखिरी बार, कैसे था, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आ जाएगा, स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू के अंदर आ जाएगा। फिर आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंटरव्यू। अब देखो कैसे कैसे इंटरव्यू हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आप बैठे हो सामने और आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा है, वो वाला एक इंटरव्यू हो सकता है। एक हो सकता है कि मैं अकेला बैठा हूं और सामने कई सारे ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, ये इंटरव्यू कर सकते हैं, जिसको हम फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, फोकस ग्रुप डिस्कशन FGD के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा एक होता है ग्रुप टू इंडिविजुअल, मतलब कई सारे लोग बैठे हुए हैं पैनल के अंदर और एक बंदे से आपका ग्रिलिंग कर रहे हैं, जैसे UPSC वगैरह के इंटरव्यू में होता है। और एक होता है ग्रुप टू ग्रुप, जिसमें कई सारे लोग बैठे होते हैं आमने सामने और कई सारे लोग आपका क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो ये 4 तरीके के आपका बेसिकली हमने कॉम्बिनेशन निकाले हैं पर्सनल इंटरव्यू के। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है इंटरव्यू का, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस होता है कि यहां पर हम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, किसी भी बंदे के बारे में हम बिल्कुल उसकी लाइफ से रिलेटेड, उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। दूसरी चीज, ये फ्लेक्सिबल होता है और एडेप्टेबल मेथड होता है, स्पेशली कई सारी सिचुएशन में जहां पर सुटेबिलिटी हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैन बी यूज्ड विद चिल्ड्रन एंड नॉन लिटरेट पर्सन ऑल्सो। अगर आप कहीं पर बेसिकली ऐसे लिखने वाली होगी, उसमें तो कोई ना कोई पढ़ा लिखा इंसान ही चाहिए, पर अगर आप नॉर्मल इंटरव्यू चाहते हैं तो नॉर्मल इंटरव्यू में कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो आप उसके साथ भी आपका इंटरव्यू मेथड कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या हो जाती है, लिमिटेशन में आपका टाइम बहुत ज्यादा जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंटरव्यू में आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा, दे आर ऑफन नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ऐसा पैसा पूसा आपका जो है बेसिकली नहीं है कि कमी है, वन इंटरव्यू में टेक एन आवर और मोर, ये भी आपका एक हो सकता है। उसके साथ साथ अब आते हैं क्वेश्चनर सर्वे के ऊपर। क्वेश्चनर सर्वे क्या होता है, क्वेश्चनर बेसिकली आपका सिंपल टेक्निक होती है, वर्सेटाइल लो कॉस्ट सेल्फ रिपोर्ट मेथड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा मतलब एकदम वर्सेटाइल हो, इसलिए बोल रहा हूं कि कभी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कभी आपके स्पोर्ट्स के बारे में, कभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, मतलब कैसे भी क्वेश्चन आपका वहां पर हो सकते हैं। और इसमें प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चनर पहले से ही तैयार है, बस आपसे पूछना ही पूछना बाकी है। तो प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ क्वेश्चन आपका यहां पर तैयार होंगे और इन्हीं सेट ऑफ क्वेश्चन से आपका क्या करेंगे हम, रिस्पोंडेंट आपका आंसर करता हुआ जाता है। क्वेश्चनर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रुप्स। अब ये यहां पर आपका एक सवाल उठता है और इसको या तो हम किसी ईमेल के थ्रू या फिर आपका जो है बेसिकली ऑनलाइन मेथड के थ्रू आपका चेक कर सकते हैं। अब
जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं या क्वेश्चनर होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें रिस्पोंडेंट फ्री होता है कि वो किसी भी तरीके का आपका आंसर लिख दे जो उसको पसंद है। ओपन एंडेड है मतलब हर, जैसे एक सिचुएशन दे दी कि अगर तुम कमरे में बैठे हो और आप वहां पर सांप आ जाए, तो अब अलग अलग तरीके के लोग आपका जो है अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स पॉसिबल रिस्पॉन्सेज आर प्रोवाइडेड एंड रिस्पोंडेंट मस्ट सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, जैसे एमसीक्यू टाइप में आते हैं, है ना, जिसमें यस नो ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस, रेटिंग स्केल की रेटिंग कितनी देनी है 1 2 3 4, उस तरीके से आपका आ जाता है। अब रेटिंग भी आपकी देखो अलग अलग तरीके की हो सकती है। रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्केल पर आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। अगर जैसे 3 पॉइंट का स्केल है कि आपको 1 रेटिंग देनी है, आपको 2 रेटिंग देनी है, मतलब 1 लो हो सकता है, 2 मीडियम हो सकता है और 3 बेस्ट हो सकता है। तो आप अगर एग्री कर रहे हैं तो 1 दबा दीजिए, अनडिसाइडेड है तो 2 दबा दीजिए, डिसएग्री कर रहे हैं तो 3 दबा दीजिए, या उल्टा भी हो सकता है, एग्री करते हैं तो 3 दबा दीजिए, अनडिसाइडेड है 2 दबा दीजिए, डिसएग्री कर रहे हैं तो 1 दबा दीजिए। उसके बाद 5 पॉइंट स्केल भी आपका हो सकता है, जहां पर स्ट्रांगली एग्री या फिर एग्री हो सकता है, अनडिसाइडेड है, डिसएग्री है या स्ट्रांगली डिसएग्री है। और फिर उसके आगे 7 पॉइंट जाते हैं, 9 पॉइंट हो सकते हैं, 11 पॉइंट हो सकते हैं, 13 पॉइंट के स्केल तक आपका गाड़ी जा सकती है। मतलब स्केल्स की आपका जो है पॉसिबिलिटी 13 तक जा सकती है। यूज ऑफ क्वेश्चनर क्या होता है? कलेक्टिंग बैकग्राउंड एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, कहां से आता है, क्या जगह है, किस जगह पर रहता है, कैसे, उसकी डेमोग्राफी क्या है। गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट बिहेवियर, एटीट्यूड्स, ओपिनियन, नॉलेज, एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन। सर्वे में हम क्या करते हैं? सर्वे कैन बी कंडक्टेड, बहुत सारी चीजों के मेल के थ्रू कर सकते हैं, लो रिस्पॉन्स रेट मे बी अ प्रॉब्लम। अब एक टेलीफोनिक सर्वे है, ये मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे कर कर आपका कम होता जा रहा है। इसको भी हम कंडक्ट करते हैं थ्रू टेलीफोन्स, बट ये बंद हो गया है। जैसे आप पहले के टाइम पर क्या होता था, तुम शायद आपका उस टाइम पर पैदा ही हुए होगे, 2007-8 में आपका बहुत सारी टेलीफोनिक कंपनीज आपका टेलीफोन कर कर सर्वे करती थी लोगों से कि आप इसका, जैसे पहले आपका वोडाफोन आता था, वोडाफोन का आपका अब वो बीआई हो गया, आइडिया और वोडाफोन को मर्ज कर दिया गया, आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा शायद। तो पहले एक डोकोमो आती थी सिम, ठीक है, तो क्या आप कैसा अच्छा फील कर रहे हैं, आपको रिचार्ज जो होते हैं वो ऐसे कर सर्वे करते थे टेलीफोनिक के थ्रू। उसमें अब इस सर्वे में आपका क्या होता है? हेल्प टू रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू कलेक्शन ऑफ डेटा। एक तो टाइम रिड्यूस हो जाता है, हाउएवर रिस्पोंडेंट में गिव अनकोऑपरेटिव और सुपरफिशियल आंसर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं यहां से आपका तुम्हें कॉल करवाता हूं हमारी कॉलिंग टीम से, जो हमारी सपोर्ट टीम है, कि आप क्या करो, आप एक बार कॉल करो। अब कॉल करी तो कॉल में तुम आपका आंसर सुपरफिशियल दे सकते हो, जैसे मुझसे बात करने के लिए। अगर मान लो तुमने क्या बोला कि नहीं नहीं सर तो आपका जो है ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अब मैंने कॉल लगाया, मैंने कहा कहां गलती हो रही है? अरे सर वो तो मैंने इसीलिए लगाया था ताकि आप मुझसे बात कर सको, भाई फोन में से घुस के आपका पकड़ लो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका कर सकते हैं सुपरफिशियली, और ये सारे अनकोऑपरेटिव आपका बेसिस हो सकते हैं। दिस इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड रिजल्ट एज अ रिस्पोंडेंट में डिफर फ्रॉम नॉन रिस्पोंडेंट इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन। जो भी आप बता रहे हैं उसमें आपका डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब सर्वे रिसर्च के आपका एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? सर्वे रिसर्च में एक तो सबसे पहले लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड क्विकली, बहुत तेजी से आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, efficiently from thousands of people, and survey can be conducted quickly, allowing public opinions on new issues to be obtained almost immediately after issues arises. अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? रिस्पोंडेंट में प्रोवाइड इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं लगे, वो कह दे कल को कि मेरी मेमोरी लैप्स हो गई, या फिर आपका रिलक्टेंस, डिस्क्लोजर, कोई भी आपका कि मुझे विश्वास नहीं है, उनके कारण आपका क्या कर दे, गलत इंफॉर्मेशन दे दे। समटाइम दे में प्रोवाइड रिस्पॉन्सेज दैट बिलीव दैट द रिसर्चर एक्सपेक्ट रादर देन देयर एक्चुअल ओपिनियन। तो अब वो आंसर आपका उल्टा सीधा भी या गलत भी दे सकता है। उसके अलावा आते हैं हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर। मुझे लगता है अभी तक की बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। साइकोलॉजिस्ट ने आपका क्या किया है, बहुत वैरायटी ऑफ टेस्ट बना रखे हैं, जिससे हम इंसान के बारे में उसकी वो कितना इंटेलिजेंट है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यू, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, इन सारी चीजों को आपका एनालाइज करने के लिए उसने अपने एक टेस्ट बना रखे हैं। अब इन टेस्ट का क्या कॉन्टेक्स्ट होता है? जैसे पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, गाइडेंस, डायग्नोसिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गाइडेंस क्लिनिक्स, इन सब चीजों में आपका उसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज वगैरह में भी कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट कहां पर उसके पास क्या होते हैं? सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं विद रिस्पॉन्सेज रिलेटेड टू पर्टिकुलर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एट्रीब्यूट। किसी भी टेस्ट से रिलेटेड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग टेस्टेड for to be clearly defined and item should be directly related to the characteristics.
Many tests are designed for specific age group and may or may not have fixed to the limit for answering. अब जैसे बच्चों के लिए अलग टेस्ट हो सकता है, एक आपका जो है जो एडल्ट होते हैं उनके लिए अलग टेस्ट हो सकता है, जो ओल्ड एज होते हैं उनके लिए अलग टेस्ट हो सकता है, और उसके हिसाब से आंसर भी आपका डिफर कर जाएंगे. साइकोलॉजिकल टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज एंड ऑब्जेक्टिव असेसिंग एन इंडिविजुअल. आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप किसी भी इंडिविजुअल को असेस कर सकते हैं, आप चीजों को आपका आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं. अब टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो समझते हैं. अगर आप टेस्ट देखेंगे, if it means that two or more researcher administered the same psychological test to the same group should get similar result for each person. अब देखो ध्यान से, मान लो दो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, दो टीचर आपने कॉपी चेक करी और दोनों ने सेम बच्चों की कॉपी चेक करी है. तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बच्चे ने आंसर सेम लिखा है तो आप आंसर मार्क्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कर दें. एक टीचर आपका जो है 70 में से 69 दे रहा है और एक टीचर 70 में से आपका 50 नंबर दे रहा है, तो इतना डिफरेंस नहीं हो सकता. लगभग आपका सेम कोरिलेशन आना चाहिए, क्योंकि आपने सेम ग्रुप पकड़ा है और सेम ही ग्रुप का आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप, और उसी का जो रिजल्ट आ रहा है तो वो भी लगभग सेम ही आना चाहिए. अब हम क्या इंश्योर करते हैं इसमें, सबसे पहले तो टेस्ट आइटम मस्ट बी क्लियरली वर्डेड सो दैट दे कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल द रीडर. मान लो जैसे मैंने आपसे कहा कि अब हम आज क्या करेंगे, आज हम वर्ड स्पेल करूंगा मैं और आप उसकी मुझे आपका जो है डायरेक्शन लिख के दिखाएंगे. मतलब एक तरीके से ये कह लो कि किसमें कौन सी स्पेलिंग में कितनी मिस्टेक है. जैसे मैंने आपका बोलना शुरू किया कि गवर्नमेंट की स्पेलिंग लिख के दिखाओ, जैसे मैंने बोला कि कोई और शब्द आपका लिखकर दिखाओ. तो अगर मैं आपका वर्ड स्पेल अच्छे से नहीं करूंगा तो फिर वो आपका कोई और कुछ समझेगा, कोई और कुछ समझेगा, कोई किसी तीसरे को कुछ और समझ में आएगा, सब अलग अलग लिखेंगे. तो जब मैं वर्ड स्पेल कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल ऐसा स्पेल करना है कि वो सबको एक जैसा सुनाई दे. अब उसमें गलती करेंगे तो आपका मेरे जो आंसर देने वाले लोग हैं वो गलती करेंगे. दूसरा, इंस्ट्रक्शन फॉर आंसरिंग क्वेश्चन, मतलब जो भी आप इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं वो सबके पास क्लियर होने चाहिए और अनएम्बिगुअस होने चाहिए. दूसरा, कंडीशन ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सच एज एनवायरमेंट, टाइम लिमिट एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी वेल डिफाइंड. मतलब आप इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं उसमें आपका जो है कितना टाइम लिमिट दी है, कैसे चीजें दी हैं, वो सब यहां पर वेल डिफाइंड होना चाहिए. स्कोरिंग प्रोसीजर शुड ऑल्सो बी क्लियरली स्पेसिफाइड. कितने नंबर देंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 0 है, पॉजिटिव कितने पे आएगा, कितनी देर में आपका जो है क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करके देने पड़ेंगे. द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज सिमेट्रिक प्रोसेस विच इंक्लूड्स step like item analysis and estimation, reliability and validity and norms. अब आते हैं रिलायबिलिटी की तरफ. सबसे पहले रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो आपके स्कोर्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए. जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो मैंने आपका एक टेस्ट लिया चैप्टर 2 का मैंने टेस्ट ले लिया, आज मैंने एक टेस्ट लिया है, अब चैप्टर 2 का टेस्ट मैं आज से 1 महीने बाद ले रहा हूं. तो ऐसा ना हो कि आज आपको जो है 20 में से 20 नंबर आए हैं, आज से 1 महीने बाद 20 में से 12 ही नंबर आ रहे हैं. तो इससे क्या होगा, इससे आपका टेस्ट के अंदर दिक्कत हो सकती है. तो रिलायबिलिटी में क्या होता है, जो भी आपकी कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, स्कोर आपके मेंटेन रहने चाहिए. ऑब्टेन्ड ऑन द सेम टेस्ट बाय सेम पर्सन ऑन डिफरेंट ओकेजन. In test reliability, the test is given to same group again after a gap such as 20 days. जैसे मैंने आपको 1 महीने का टाइम दिया. If the test is reliable, the score on both the occasions should be similar. ऐसा हो सकता है कि अगर आज तुम्हारे 20 नंबर आए हैं तो आगे जाकर 19.5 हो जाए, पर अगर तुम कह रहे हो कि 20 में से 12 और एक समय 20 में से 20, तो वो फिर रिलायबल टेस्ट नहीं माना जाएगा. द स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर ओवर टाइम इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट ऑफ क्वेश्चन. अब इसी के बाद आता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. मतलब अब रिलायबिलिटी पूरी नहीं है, इसमें क्या हो सकता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट चेक किया जाता है. टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ यूजिंग द ऑड इवन मेथड एंड द कोरिलेशन बिटवीन द 2 हाफ इज कैलकुलेटेड. मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ध्यान से देखो, इफ अ टेस्ट हैज इज आइटम 1, 3, 5 इन वन हाफ और दूसरे वाले में इवन वाले 2, 4, 6 इन द अदर सिमिलर स्कोर ऑन बोथ हाफ शोज गुड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. मतलब इसमें भी आपके नंबर आपका अच्छे आ रहे हैं और इसमें भी नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो दोनों को क्लब कर एवरेज निकाल देंगे तो उसमें आपका हाफ रिलायबिलिटी टेस्ट निकल कर आ जाता है. वैलिडिटी कैसे निकल कर आएगी, वैलिडिटी रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर. एग्जाम्पल के तौर पर मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट शुड असेस मैथमेटिकल एबिलिटी एंड नॉट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. अब जैसे टेस्ट में आपका जो है बेसिकली कोई क्वेश्चन दिया कि एक दूध वाला है और दूध वाला आपका जो है रोज सुबह दूध बेचने जाता है. अब दूध बेचने जाता है तो भाई साहब
बीच में वो रास्ते में पानी मिला लेता है दूध के अंदर। अब 1 लीटर दूध के अंदर उसने 100 ग्राम पानी मिला दिया, तो बताओ पहले आपका जो है कितना दूध था उसके पास और कितना पानी अवेलेबल था। अरे तो इसमें मैं तुम्हारी लैंग्वेज थोड़ी चेक कर रहा हूं, मुझे ये पता करना है कि दूध कितना है और पानी कितना है। मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी चेक करना चाह रहा हूं तुम्हारी। नॉर्म्स ऑफ टेस्ट क्या होते हैं? नॉर्म्स ऑफ टेस्ट में साइकोलॉजिकल टेस्ट बिकम स्टैंडर्डाइज्ड व्हेन नॉर्म्स आर डेवलप्ड फॉर इट। ठीक है, मतलब कोई ना कोई नॉर्म्स तैयार करने पड़ेंगे। अब नॉर्म्स बेसिकली आपका एवरेज परफॉर्मेंस लेवल बेस्ड ऑन टेस्टिंग, या तो लार्ज ग्रुप को टेस्ट करते हैं और उसमें कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कई सारे फैक्टर के ऊपर आपका जो है कैलकुलेशन हो सकती है। दीज नॉर्म्स हेल्प कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद अदर एंड इंटरप्रेट टेस्ट स्कोर। अब देखो, अब तुम्हारे पास कई तरीके के आपका टेस्ट आने वाले हैं। अब जैसे टेस्ट है तो टेस्ट में क्या होता है? बेस्ड ऑन लैंग्वेज, जैसे सबसे पहले आता है वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में मतलब आपका राइटिंग एबिलिटी और रीडिंग एबिलिटी चेक की जाती है, जिसमें आपको जो है बेसिकली अब ये उन्हीं को प्रेजेंट किया जाएगा जिनमें आपका रिटन लैंग्वेज वगैरह जो पढ़े लिखे हैं उनको दिया जाता है। नॉन वर्बल में आप सिंबल्स यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वर्ड्स मत दीजिए। और परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है? आप बेसिकली मैनिपुलेटिंग और अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर और कंप्लीट टास्क। जैसे एक आपका जो है मैंने 4 तरीके की सेम पिक्चर दिखा दी, उसके बाद 5वीं पिक्चर आपका जो है अरेंज करने के लिए आपको दे दी कि अब कौन सा सिमिलर होगा। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है और एक ग्रुप टेस्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर इंडिविजुअल टेस्ट देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक पर्सन के साथ कंडक्ट किया जाएगा और उसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है 1 to 1। ठीक है, अगर ग्रुप टेस्ट होगा तो ग्रुप टेस्ट में कई सारे लोगों के साथ आपका टेस्ट किया जाता है। अगर इंडिविजुअल टेस्ट में देखेंगे तो रिसर्चर पर्सनली रिकॉर्ड्स द पार्टिसिपेशन रिस्पॉन्सेस, मतलब 1 to 1 हो रहा है तो एक बंदा आपका एक बंदे के रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर पाएगा। यहां पर रिटर्न इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड और फिर पूरे ग्रुप को आपका समझाया जाता है कि ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं और ऐसी ऐसी चीजें होंगी। मतलब 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं करूंगा मैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगा वो पूरे ग्रुप को दूंगा। उसके बाद अगर इंडिविजुअल टेस्ट में देखोगे तो इट टेक्स मोर टाइम, बट ये बच्चों के लिए आपका या फिर लोगों के लिए अनफेमिलियर जिनके साथ तो वहां पर लैंग्वेज वगैरह नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा है। और ग्रुप टेस्ट में क्या होता है? जब आप कई सारे लोगों का एक बार में टेस्ट ले रहे होते हैं तो उसमें टाइम सेव होता है, सेव टाइम्स, बट में सम टाइम प्रोड्यूस लेस एक्यूरेट। मतलब आपका ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर आपका ध्यान ना जाए, किसी के आपका जो है किसी ने कोई मक्कारी कर दी हो, किसी ने कुछ गलत कर दिया हो, आप उसके ऊपर ध्यान ना दे पाए और आप उसको सही कर दें, तो यहां पर टेस्ट की रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल, तो सबसे पहले आते हैं स्पीड टेस्ट पर। अब अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट को देखोगे तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा है? साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप स्पीड टेस्ट में आप क्या देखेंगे? इट हैज अ फिक्स टाइम लिमिट विद इन विच द टेस्ट टेकर मस्ट आंसर ऑल द आइटम्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, सीयूईटी का एग्जाम देने जाओगे, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। अब आपको उसी घंटे में आपका जो है बेसिकली पेपर अपना कंप्लीट करना होता है। या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप ले लीजिए, वहां पर फिक्स टाइम है और आपको उसी टाइम में आपका क्या करना है? अपना टेस्ट कंप्लीट करना है। इट मींस परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टाइम टेकन टू आंसर आइटम्स एक्यूरेटली, मतलब आप कितनी देर में कितनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है हमारे स्पीड टेस्ट के अंदर। और दूसरा आता है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट में स्पीड का खेल खत्म हो जाता है। यहां पर हम एक इंडिविजुअल बंदे की आपका एबिलिटी चेक करना चाहते हैं, उस इंडिविजुअल की, उसके लिए टाइम अनलिमिटेड दे दो। मतलब मुझे यह पता करना है कि क्या इसको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है। मेरे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, मैं बस उसको इनफाइनाइट टाइम देना चाहता हूं। जैसे एक बंदे को मैंने स्विमिंग सिखाई, अब मैं उसे इनफाइनाइट टाइम देना चाहता हूं कि तू मुझे स्विम करके दिखा दे, फ्री स्टाइल स्विम करके दिखा दे या फिर कोई दूसरी तरीके से स्विम करके दिखा दे। तो उसमें स्पीड और पावर का आपका खेल थोड़ा कम हो जाता है और ज्यादातर हम उसकी एबिलिटी चेक करना चाहते हैं। टेस्ट मस्ट बी सिलेक्टेड एंड यूज केयरफुली बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन में डिपेंड ऑन देम। डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सिंगल टेस्ट। आप किसी एक सिंगल टेस्ट के बेसिस पर इंसान को जज नहीं करेंगे। आप कई सारे टेस्ट कीजिए, उनका रिजल्ट को कंबाइन कीजिए और फिर एक इंफॉर्मेशन को आपका निकालिए। अब इसी के अंदर एक और मेथड होता है जिससे हम लोगों की इन डेप्थ पर्सनैलिटी या बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं केस स्टडी मेथड। अब सुनिएगा ध्यान से, केस स्टडी में हम किसी भी चीज की आपका इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना चाहते हैं। हम इन केस स्टडी में किसी भी चीज की इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना चाहते हैं और हम उसके बारे में प्रॉपर
क्रिटिकल अच्छी जो से गहरी बातें आपका जो है हम कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आप सीआईडी ले लो, अगर आप सीआईडी देखते हो तो सीआईडी में हम केस स्टडी कर रहे होते हैं। सीआईडी का जो आपका नाटक आता था उस सीआईडी में क्या होता था, हम प्रॉपर आपका इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और न्यू इनसाइट अबाउट लेस अंडरस्टूड फिनोमिना। द केस कैन बी एन इंडिविजुअल, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन और इवेंट सच एज पर्सन विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ क्रिएटिव राइटर्स और स्कूल ऑफ चाइल्ड अफेक्टेड बाय ट्रॉमेटिक इवेंट, लाइक कोई सुनामी हो गई, पॉल्यूशन आ गया था वहां पर बहुत ज्यादा, तो जिससे बच्चे आपका बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, जिससे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, वो हमें आपका यहां पर दिखाना है। रिसर्चर यूज मल्टीपल मेथड, जिसमें आपका इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सारे मेथड आपका यहां पर आ सकते हैं। जर्नलाइजिंग फ्रॉम अ सिंगल केस स्टडी शुड बी डन विद कॉशन ड्यू टू पोटेंशियल वैलिडिटी इश्यूज। It is advised to gather information using multiple strategies and investigators for comprehensive views. अब केस स्टडी की क्या क्या आपका इंपॉर्टेंस है वो समझ लो। एक तो केस स्टडी के थ्रू हम किसी के इमोशन समझ सकते हैं, उसकी फैंटेसी क्या है, वो किस चीज से डरता है, उसके एक्सपीरियंस कैसे हैं, वो किस चीज को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ये सारी चीजें हम केस स्टडी के थ्रू समझ सकते हैं, जिससे हमें इंसान का दिमाग और बिहेवियर दोनों समझ में आ जाए। केस स्टडी के थ्रू आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिसमें आपको किसी भी इंसान के आपका इवेंट, उसकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ आपका पता लग जाएगा। उसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा आपका हेल्प करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी और इंसान के ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका फायदा आपको मिलता हुआ जाता है। रेनाउंड साइकोलॉजिस्ट, जिसमें आपका फ्रॉड, सिगमंड फ्रॉड और पिगेट दोनों आपका बेसिकली इन थ्योरीज को एग्जामिन करते हैं और उनको यूज भी करते हुए जाते हैं। और इसमें ऑब्जर्वेशन, हाइलाइट्स और बहुत सारी चीजों की आपका बात की जाती है। दे प्रोवाइड डीप इंसाइट इनटू इंडिविजुअल्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। अब अगर मुझे डेटा को एनालाइज करना है, तो डेटा को एनालाइज करने के लिए जब मैं पहले डेटा कलेक्ट कर लेता हूं, द रिसर्चर्स नेक्स्ट टास्क इज टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। देयर आर टू methodological approaches used for analyzing of data. These are quantitative and qualitative. अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को जरा समझते हुए चलिएगा, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक ही बार में आपका इसको समझा दूंगा, इस पिक्चर के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। पहले मैंने डेटा कलेक्ट करा, रिसर्चर का नेक्स्ट टास्क होता है कि उसको एनालाइज किया जाए। एनालाइज करने के बाद इंफॉर्मेशन जब एनालाइज कर ली, तो उसके बाद आप कोई ना कोई कंक्लूजन पर जरूर आएंगे, बिना कंक्लूजन के आपका कोई भी टेस्ट बेकार है। अब इसी टेस्ट को चेक करने के लिए मेरे पास दो मेथोडोलॉजी होती हैं, उसमें एक आती है क्वांटिटेटिव और एक आती है क्वालिटेटिव। अब सुनना बहुत ध्यान से, जब भी मैं क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में बात करना चाहता हूं, तो क्वांटिटेटिव मेथड में मैं सबसे पहले आपका या तो कोई न्यूमेरिकल डेटा ले लूंगा, या फिर मैं स्टैटिस्टिकल टूल यूज करूंगा, या फिर मैं कोई मेजरमेंट या कोई एनालिसिस कर आपका बात करूंगा। तो मतलब नंबर्स के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, किसी पैटर्न के ऊपर, कोई ट्रेंड के ऊपर, कोई रिलेशनशिप, इनके ऊपर बात कर सकता हूं। और जब भी मैं क्वालिटेटिव मेथड के ऊपर बात करूंगा, तो उसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा। इसमें ज्यादातर इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू बात करेंगे। किसी ना किसी चीज का कोई थीम होगा या कोई मीनिंग होगा, उसके ऊपर हम पैटर्न्स को निकालेंगे। मतलब एक तरफ तो आप न्यूमेरिकल चीजों से बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में आपका जो है बेसिकली हमारा जैसे साइंस, तुम एक ऐसे समझ लो, ये साइंस के आपका मेथड है और ये हमारे ह्यूमैनिटीज के मेथड है, जिसमें थ्योरी ज्यादा है और इसमें न्यूमेरिकल वगैरह की आपका खेल ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब क्वांटिटेटिव मेथड को समझो। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड इज यूज्ड व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ये कैसे हम समझ रहे हैं, जब भी आप डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट ले लीजिए, आप कोई क्वेश्चनर कलेक्ट कर लीजिए, कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ना, और पार्टिसिपेंट्स को क्या दिया जाता है, जो उनके रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं, जो भी आप रिस्पॉन्सेज देंगे, वो ईच रिस्पॉन्स में आपका या तो उसको 1 नंबर दे सकते हैं या कोई 0 नंबर दे सकते हैं। अगर 1 नंबर है तो इसका मतलब उसका आंसर सही है, जैसे आप एमसीक्यू में देते हो ना कि अगर आपको सही आंसर है तो 1 नंबर, और अगर गलत है तो 0 नंबर मिल जाएगा। गोल क्या होता है इसका, गोल होता है टू कन्वर्ट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यूमेरिकल डेटा। मतलब जो भी वहां पर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं आपको, जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट कर देना है मुझे न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर, इंटेलिजेंस लेवल और एकेडमिक परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, रिसर्चर में कंपेयर और इंडिविजुअल स्कोर विद द ग्रुप्स एवरेज और कंपेयर द स्कोर ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स। अब जैसे 2 ग्रुप हैं, तो मान लो जैसे एक ग्रुप के आपका 10 नंबर आए हैं, एक ग्रुप के 8 नंबर आए हैं, तो दोनों का इंटेलिजेंस लेवल वो चेक कर सकता है, दोनों की आपका बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करता हुआ जा सकता है। फॉलोइंग मेथड इनेबल द रिसर्चर टू मेक
इन्फ्लुएंस एंड डराइव मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम द क्वांटिटेटिव डेटा। सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव डेटा से हमें पता लगता है सेंट्रल टेंडेंसी। अब तुम कहोगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? 10th क्लास में तुमने मीन, मोड, मीडियन ये सब निकाले होंगे। वो मीन, मोड, मीडियन हमें डेटा को समराइज करने में मदद करते हैं, इसी को कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम बेसिकली आपका किसी भी चीज का डेटा का इंटरप्रिटेशन या समराइज करते हैं। दूसरा होता है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में आपका जो है आप टूल्स यूज करते हैं, जैसे कोई रेंज ले लेंगे कि 0 से लेकर 1 तक की रेंज है या फिर 1 से लेकर 10 तक की रेंज है। उसके अलावा डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, और ये सारे मेथड आप यूज करते हो डेटा। उसके अलावा कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिससे आप क्या एग्जामिन कर पाते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को आपका एग्जामिन कर पाते हैं। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेथड के ऊपर। क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट ज्यादातर आपका जो है बेसिकली मेथड यूज करते हैं, क्योंकि इसमें नरेटिव एनालिसिस होता है और उसके साथ साथ आपका जो है बेसिकली इंटरव्यू वगैरह का मेथड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। When researcher use method like participant observation, unstructured interview, तो वो जितने भी सब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वगैरह आते हैं वो सब क्वालिटेटिव मेथड के अंदर आते हैं। इसमें जो डेटा होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू न्यूमेरिकल स्कोर और सब्जेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इंस्टेड रिसर्चर एनालाइज देम यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक। अब यहां पर हम न्यूमेरिकल वगैरह को आपका फोकस नहीं करेंगे, हम इन मेथड को आपका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के अंदर आप समझते हैं रिसर्चर लुक फॉर थीमेटिक कैटेगरी एग्जाम्पल विद इन द डेटा टू इंटरप्रेट इट, ठीक है। और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव नेचर। डिस्क्रिप्टिव नेचर में आप क्या समझते हैं? मेथड इज मोर नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको जो है जैसे केस स्टडी में लंबी लंबी बात बतानी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन बताना पड़ता है, तो वो डिस्क्रिप्शन वे में, जैसे उसका नाम ही है डिस्क्रिप्टिव नेचर, मतलब आप डिटेल्ड में बात बताएंगे। आप सिर्फ आपका मुझे 0, 1, ट्रू, फॉल्स इसमें आपका जो है डिफाइन नहीं कर दे सकते। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री रादर देन कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब आप दोनों एक दूसरे का आपका मतलब इन दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के आपका जो है सगे भाई हैं। Combining both provides a more complete understanding of any phenomena. अब लिमिटेशन क्या है आपका साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की? जैसे सम जनरल लिमिटेशन फेस्ड बाय साइकोलॉजिकल मेजरमेंट आर, सबसे पहले लैक ऑफ ट्रू 0 पॉइंट, मतलब अगर आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें किसी भी चीज का कोई 0 पॉइंट है ही नहीं, बिकॉज यहां पर आपका नो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई है, इंटेलिजेंस नहीं पता लग पा रही है, एब्सोल्यूट 0 कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कोई भी इंसान जिसकी आपका वैल्यू पता करनी है आपको, उसके अंदर कोई ना कोई तो आपका बेस होगा, कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस होगा, एब्सोल्यूट 0 नाम की कोई चीज नहीं होती है। The 0 point used in psychological test is arbitrary, so that score obtained the relative, not absolute. मतलब आप किसी को 0 दे रहे हैं तो आप बेसिकली रिलेटिविटी, मतलब आपका ये प्रूव करना चाहते हैं कि मुझे मेरे पास टेस्ट की वैल्यू 0 ही है, पर ऐसा होता नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। When ranks are used, the differences between two consecutive ranks is not always equal, which further shows the relative nature of psychological measurement. अब दो लोगों की रैंक आपका सेम नहीं होती, बट इसका ये मतलब नहीं है कि एक 0 ही आ गया है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। ऐसे ही रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पर टेस्ट मेड फॉर अर्बन स्टूडेंट में इंक्लूड क्वेश्चनर अबाउट एरोप्लेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, है ना। आप उन बच्चों के लिए अगर टेस्ट हमेशा आपका ऐसे बच्चों के लिए बना रहे हैं जो शहरों में रहे हैं, तो आप उनसे एरोप्लेन, मेट्रो, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ट्राइबल्स बच्चों के लिए आपका लिया है, तो ट्राइबल्स के एक्सपीरियंस कैसे होंगे, गांव में खेती कहां पर है, जंगल कैसा है, वहां पर आपका खेती कैसे की जाती है, वहां के आपका जो एनवायरमेंट कैसे है, ऐसी बातें आप उनको लोकल कॉन्टेक्स्ट देंगे, तभी वो समझ पाएंगे। Qualitative data like interview or observation are subjective because they depend on researcher and participants perspective. तो अब दोनों के ऊपर, जो रिसर्चर है जो रिसर्च कर रहा है, और इंसान जो आपका इंटरव्यू दे रहा है, उसका पर्सपेक्टिव कैसा है, दोनों के ऊपर क्वालिटेटिव डेटा आपका डिपेंड करेगा। एंड डिफरेंट रिसर्चर मे इंटरप्रेट द सेम डेटा डिफरेंटली। अब ऐसा हो सकता है कि एक आपका, जैसे कई सारी किताबें हैं, तो एक रिसर्चर ने एक थ्योरी बता दी, ग्रिफ टेलर ने कह दिया कि मध्यम मार्क आपका ऐसा है, तो ये तो मैंने बताया, ग्रिफ टेलर ने बता दिया। अब कई सारे आपका जो बेसिकली ज्योग्राफर आएंगे तो उसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हुए चलेंगे। यूजिंग मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स एंड इन्वॉल्विंग रिस्पोंडेंट इन इंटरप्रिटेशन कैन रिड्यूस बायस एंड इंप्रूव क्वालिटी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब कई सारे लोग इसको आपका टेस्ट करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं पर जो बायसनेस होगी वो आपका क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अब एथिकल इशू को जब तुम समझते हो तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में आपका क्या आता है, साइकोलॉजिकल रिसर्च में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं,
अब रिसर्चर क्या करते हैं, रिसर्चर को जैसे कोई भी काम करते हो तो आप उसमें कुछ एथिकल व्यूज या फिर सही तरीका या गलत तरीका तो होता होगा ना, तो ऐसे ही कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं जो रिसर्चर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई भी रिसर्चर आपका बेसिकली रिसर्च कर रहा है आपके ऊपर या किसी भी बंदे के ऊपर या कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। मतलब अगर आप उसकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर वो डेटा और वो रिसर्चर आपका सही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एथिकली गलत है। दूसरा होता है, जो भी बंदे के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले पूछ लीजिए कि क्या वो उस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, तो वो बताइए। उसके बाद बेनिफिशियरी को प्रोटेक्ट करना और पार्टिसिपेंट की जो भी केस स्टडी कर रहे हैं उस समय कोई भी आपका हार्म नहीं होना चाहिए। जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में बोलते हैं ना कि जो भी बच्चों को यूज किया गया है पिक्चर के अंदर या जो भी एनिमल्स किए गए हैं, किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया गया है। और जस्टिस और शेयरिंग द बेनिफिट ऑफ रिसर्च विद द पार्टिसिपेंट, जो भी आपको पैसा मिला है या मॉनेटरी वैल्यू मिली है या कोई भी और वैल्यू मिली है उसको शेयर करना चाहिए जिसके बारे में आपने रिसर्च पब्लिश की है। ठीक है। एस्पेक्ट, सबसे पहले वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट को पूछ लो कि क्या वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्योंकि उसकी फ्रीडम ही आपकी रिसर्च का सबसे बड़ा बेस है। वो डिसाइड करेगा कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। दे शुड नॉट बी प्रेशर्ड, फोर्स और ऑफर्ड एक्सेसिव रिवॉर्ड्स। आप पैसा देकर या बाकी सारी चीजें देकर उनको लालच देकर मत करवाइए। आप प्रॉपर, ये एथिकल व्यूज होते हैं जो कि रिसर्चर को करने चाहिए। और उसके बाद पार्टिसिपेंट मस्ट बी ऑल्सो बी फ्री टू विड्रॉ फ्रॉम द स्टडी एट एनी पॉइंट। अगर पार्टिसिपेंट को लग रहा है कि वो सही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो वो कभी भी आपका बीच में से आपकी रिसर्च को छोड़ सकता है। उसके साथ साथ उसका एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होना चाहिए। पार्टिसिपेंट को बताया जाना चाहिए पहले से ही कि आप किस लिए रिसर्च कर रहे हैं, आपकी रिसर्च का बेसिस क्या है, क्या मकसद है आपका। वो रिसर्च का पूरा प्रोसीजर आप उसे समझाइए। अगर आप उसे प्रोसीजर नहीं समझा रहे हैं तो भी दिक्कत है। दूसरा, this is especially important when the study involves unpleasant experience, electric shock or collection of personal information. उसके साथ साथ even if deception is used, participant should be informed about the general nature of study. मतलब आप उसको बताओ तो सही कि आप किस लिए कर रहे हैं, क्या है आपकी स्टडी का मेथड। एंड इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इंश्योर द पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी और इन्फॉर्म। मतलब आप उसको प्रॉपरली आपका बेसिकली लेकर आए हैं, आपने उसके बारे में रिसर्च किए तो आपने पहले उसको समझाया होगा। एक होता है डीब्रीफिंग। जब आपकी बेसिकली स्टडी कंप्लीट हो जाए तो पार्टिसिपेंट्स को आपका क्या करना चाहिए, आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। डीब्रीफिंग का मतलब होता है जैसे किसी को ब्रीफ करना कि आपने क्यों की स्टडी, किस बेसिस पर की, क्या उसका नेचर है। तो पूरा पर्पस, प्रोसीजर आपका रिसर्च का आप उसे समझाइए। जो भी पार्टिसिपेंट है जिसको आप कर रहे हैं उसको पूरा आपका प्रोसीजर समझाना पड़ेगा आपको, रिसर्च किस बेसिस पर है वो चीज आप समझाइए। दूसरी चीज, डीब्रीफिंग इज एसेंशियल व्हेन डिसेप्शन हैज बीन यूज्ड टू इंश्योर पार्टिसिपेंट्स आर नॉट लेफ्ट और कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रेस। आपने रिसर्च कर ली अपनी, आपका फायदा हो गया, बट जो जिसको पार्टिसिपेट करवाया है वो अभी तक कंफ्यूज है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बंदा आपका ना तो स्ट्रेस रहे कि आपने उसका डेटा चोरी कर लिया या आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, और ना ही कोई और बात आनी चाहिए, आप उसको प्रॉपर्ली यूज कर पाए। रिसर्चर मस्ट रीअश्योर पार्टिसिपेंट एंड हेल्प रिमूव एनी एंजाइटी और नेगेटिव फीलिंग। तो आप उसको ना तो कोई नेगेटिव फीलिंग में डालें, सारी बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से आपकी अपनी रिसर्च कंप्लीट करें और उसको बताते हो जाएं। और लास्ट में शेयरिंग द रिजल्ट। जब आप पूरा डेटा एनालाइज कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, उसकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी आपके पास, तो आप जो भी फीडबैक उसको देना चाहते हैं, आप उसके बिहेवियर के बारे में, उसके रिस्पॉन्सेज के बारे में, या आपके बारे में वो कोई बिहेवियर बताना चाहे या आपकी रिसर्च के बारे में कुछ बताना चाहे, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। शेयरिंग रिजल्ट फुलफिल द पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेशन एंड मे ऑल्सो गिव न्यू इंसाइट टू द रिसर्च। उसके बाद आते हैं, डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स की आपका प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। उसके साथ साथ उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपका प्रोटेक्ट रहने चाहिए। जैसे कई सारी आपका जो है बुक्स होती हैं, जब उनकी वेब सीरीज बनती है तो उसमें नाम चेंज कर दिए जाते हैं, उसमें कैरेक्टर चेंज कर दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। डेटा गैदर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेंट शुड ओनली बी यूज्ड वंस फॉर द रिसर्च पर्पस। ऐसा ना हो कि आप अपनी रिसर्च करने के बाद इस डेटा को पब्लिकली किसी और के हाथ में दे दें, फिर इससे कई सारे लोग आपका रिसर्च कर रहे हैं। द बेस्ट वे टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियली इज टू अवॉइड रिकॉर्डिंग नेम्स। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, कोड नंबर दे दो उनको, चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, या फिर आपका जो है कोई और नाम दे दो, कुछ भी तरीका आपका करके उसको आपका जो है नेमिंग निकाल दो। और फिर लास्ट में ये एक तरीके से आपका माइंड मैप भी मैंने तैयार किया है कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या आपका देखने को मिलेगा। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, साइकोलॉजिकल डेटा, गोल्स, एथिकल प्रिंसिपल, केस स्टडी मेथड, ये एकदम आपका प्रॉपर
कि ये प्रॉपर आपके पास आपका माइंड मैप है। आप एंड में जब पूरा चैप्टर पढ़ लें तो इसको केस स्टडी के या पूरे इसके माइंड मैप के थ्रू रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। यहां पर आकर आपका पूरा चैप्टर 2 बाइंड अप होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और चैप्टर की बहुत बहुत बारीक बारीक बिल्कुल डिटेल आपका मैंने बिल्कुल शॉर्ट में कंबाइन कर दी है। अब आपका काम क्या है, आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया कीजिए कि आपको चैप्टर कैसा लगा, क्या आपको जो है बेसिकली इसमें और ऐड करवाना है। मुझे सब कुछ बता दीजिए ताकि मैं आपको जो है बेसिकली उसको कंप्लीट कर दूं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक और आपका चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।